नमस्कार साथियों, 2024 की न्यू और वन ऑफ द मोस्ट हाइप्ड एनिमे सोलो लेवलिंग, जिसके सीजन 1 में 12 एपिसोड्स और 25 मिनट्स का रन टाइम है। तो मैं भी विनलैंड सागा सीजन 1 कंप्लीट कर रहा हूँ, तो तुम्हें विनलैंड सागा के सीजन 1 के सारे एपिसोड्स का ब्रेकडाउन मेरे चैनल पर मिल जाएगा। और तुम्हारा मित्र अभी यूट्यूब पर नया है तो तुम अपना प्यार और सपोर्ट जरूर देना। और मैं तुम्हें सोलो लेवलिंग के सारे एपिसोड्स का रिकैप दूंगा, तो मुझे अपना एक दोस्त कंसीडर करो जिसके साथ तुम बैठ के एंटरटेन हो रहे हो और एनिमे की बात कर रहे हो। तो एपिसोड 1 जिसका नाम होता है आई एम यूज्ड टू इट। अब कहानी की शुरुआत होती है 3 साल पहले से, जहाँ कुछ ऑफिसर्स एक आइलैंड से थोड़ा दूर होते हैं और उनका कैप्टन अपने साथियों को बताता है कि वो ये काम नहीं कर सकते और उन्हें ये सब कुछ हंटर्स पर छोड़ देना चाहिए, यानी शिकारियों पर। अभी जीजू आइलैंड पर हंटर्स इकट्ठा होते हैं विशालकाय एंट्स को खत्म करने के लिए, लेकिन ये लाल चींटियां इतनी शक्तिशाली होती है कि ये हंटर्स कमजोर पड़ने लगते हैं और एक एक कर घायल हो जाते हैं। पर इतने में यहाँ 3 हंटर्स आ जाते हैं और इन सबको रेस्क्यू करने लग जाते हैं। अभी मीनवाइल सिटी में चोईजोंग मौजूद होता है, क्योंकि सिटी में भी लाल और सफेद चींटियों ने हमला कर दिया होता है। तो वो अपनी मैजिक पावर से लाल चींटियों को खत्म कर देता है, बट सफेद चींटियां फिर भी रह जाती हैं। तो वो अपने साथियों को आगे बढ़ने का ऑर्डर देता है। अभी हमें पता चलता है कि 10 साल पहले एक पोर्टल ओपन होता है जो कि इस वर्ल्ड को दूसरे वर्ल्ड से कनेक्ट करता है, और उस वर्ल्ड से क्रिएचर्स इस दुनिया में आते हैं जिनके ऊपर वेपन्स का कोई असर नहीं होता है। अब जो इंसान अपनी मैजिकल पावर्स को जगा लेता है उसे हंटर कहा जाता है, और ये रैंक वाइज डिवाइड होते हैं, जिसमें सबसे ऊपर एस और सबसे कमजोर ई रैंक हंटर होता है। अभी ये कॉन्सेप्ट रैंकिंग का तुम्हें वन पंच जैसी पॉपुलर एनीमे में देखने को भी मिल जाएगा, बट एक ट्विस्ट है कि एक पावर रैंक मिलने के बाद हमारे हंटर्स अपनी रैंक को बढ़ा नहीं सकते। अभी प्रेजेंट जहाँ एक कंस्ट्रक्शन साइट पर पार्क और किम नाम के 2 लोग आपस में मिलते हैं, जिस पर किम पार्क से पूछता है कि वो अभी भी छापेमारी यानी हंटिंग में पार्टिसिपेट क्यों ले रहा है, जिस पर पार्क बताता है कि उसकी एक फैमिली और एक उसका बेबी भी आने वाला है, तो कुछ अगर पैसे आ जाते हैं तो उनके फ्यूचर के लिए अच्छा होगा। अभी इतने में हमारा मेन कैरेक्टर सुंग जिन वू यहाँ आता है और किम उसका स्वागत करता है, जिस पर पार्क पूछता है कि ये सबसे स्ट्रॉन्ग है या कुछ और, जिस पर किम बताता है कि ये सबसे कमजोर हंटर है ई रैंक का। अभी जिनवू की मुलाकात उसकी फ्रेंड जूही से होती है, जो जिनवू से सवाल करती है कि उसे ये चोट कैसे लगी, जिस पर जिनवू बताता है कि वो एक रेड पर था एस रैंक हंटर्स के साथ और उनके पास कोई हीलर भी नहीं था, जिस पर जूही कहती है कि एस रैंक हंटर्स काफी सेल्फिश होते हैं, जिस पर जिनवू बताता है कि ये उसकी गलती है कि वो वीक है। अब आगे डंजन रेड स्टार्ट होने से पहले संग च्यूल खुद को इंट्रोड्यूस कराता है और वो बताता है कि वो इन सबका लीडर है और कोई कुछ कहना चाहता है तो कह सकता है, जिस पर सब हामी भरते हैं और फिर वो डंजन में एंटर करना शुरू कर देते हैं। अभी डंजन अर्थात एक काल कोठरी और एक गुफा जमीन के नीचे बनी हुई। अभी डंजन में एंटर होने से पहले जिनवू खुद से बातें करता है कि वो गरीब है और उसका हथियार भी विदाउट मैजिकल पावर का है, क्योंकि वो सिर्फ इसे अफोर्ड कर सकता है, और इतना कह के वो डंजन के अंदर एंटर हो जाता है। अब यहाँ कोरियन एसोसिएशन चेयरमैन गो गुनही बताता है कि डंजन ब्रेक एक कांस्टेंट प्रॉब्लम है और गवर्नमेंट की मांग है कि वो हर डंजन से ज्यादा क्रिस्टल इकट्ठा करे, और लॉजिकल भी है क्योंकि हंटर्स इन्हीं क्रिस्टल को बेचकर पैसे कमाते हैं। और हमें पता चलता है कि ये क्रिस्टल मॉन्स्टर्स को खत्म करके मिलते हैं। मीनवाइल जिनवू एक मॉन्स्टर से लड़ते वक्त खुद को जख्मी कर लेता है, लेकिन पार्क उसे बचा लेता है और जूही को जिनवू को ठीक करने को कहता है। गो आगे बताता है कि जो क्रिस्टल इन्हें मॉन्स्टर्स से मिलते हैं गवर्नमेंट उनसे वेपन्स बनाती है और डंजन से माना क्रिस्टल भी मिलते हैं, बट ये उतने प्रभावशाली नहीं होते, तो गवर्नमेंट का प्लान इन्हें क्लीन एनर्जी के लिए यूज करने का है। अभी जूही जिनवू पर गुस्सा करती है कि वो खुद को इंजर्ड कर लेता है। इस होल जर्नी में वो हर बार खुद को इंजर्ड ही करता आ रहा है, जिस पर जिनवू माफी मांगता है, बट जूही और गुस्सा होती है और कहती है कि उसे उसकी माफी नहीं चाहिए बल्कि उसे जिनवू की फिक्र है। अभी मॉन्स्टर को खत्म करने के बाद हंटर्स को एक डंजन दिखता है, जिस पर सोंग च्यूल कहता है कि ये डेंजर हो सकता है और उन्हें पहले हंटर एसोसिएशन से अप्रूवल लेना चाहिए, जिस पर किम कहता है कि पार्क बाप बनने वाला है और अभी तक उसने माना क्रिस्टल भी नहीं लिया है, जिस पर सोंग वोट करने का फैसला करता है और 50-50 वोट के बाद पारी आती है जिनवू की, क्योंकि वो लास्ट होता है। अब जिनवू अपनी लाइफ को याद करता है जहाँ उसके डैड मिसिंग है और उसकी माँ की भी हालत खराब है और बहन पढ़ रही है, इसी वजह से उसने हंटर एसोसिएशन चूज करी। हालांकि ग्रुप डी डंजन में ये उसके लिए और भी मुश्किल होगा, क्योंकि जिस डंजन में अभी जाने वाले हैं वो डी डंजन होता है और ये सब ई रैंक हंटर होते हैं, बट जिनवू यस कर देता है। अभी मीनवाइल चोई डिस्कस करता है कि फर्क नहीं पड़ता बी रैंक या सी रैंक के हंटर उनके संग काम करते हैं जब तक वो उनके काम आ सके, और वैसे भी इन सब की बराबरी वो चाय हैन से नहीं कर सकते जो कि एक एस रैंक हंटर है। तभी हम चाय हैन को देखते हैं जो कि एक थीफ को गिरा देती है और ओनर को उसका सामान वापस दिलवा देती है। अभी डंजन में सब एंटर हो रहे होते हैं, जिस पर जिनवू जूही से एक और बार माफी मांगता है। जूही जिस पर अपनी नाराजगी जाहिर करती है और कहती है कि अगर वो उसे खाने पर ले जाए तो कुछ हो सके। अभी मीनवाइल हंटर एसोसिएशन गो न्यू हंटर्स का वेलकम करता है और उन्हें बताता है कि 10 साल पहले पोर्टल ओपन होने की वजह से कई सारे डंजन यहाँ मौजूद हैं और अभी भी बहुत कुछ है जो उन्हें नहीं पता है, और अगर वो खुद को बचाए रखना चाहते हैं तो उन्हें डरना भी पड़ेगा। इस तरफ डंजन में सभी लोग एक बड़ा सा गेट देखते हैं और वो उसमें एंटर हो जाते हैं, जहाँ बड़ी बड़ी मूर्तियां इन्हें देखने को मिलती हैं। टीम लीडर सोंग चीजों को समझता है और वो एक रिटर्न नोट देखता है जहाँ लिखा होता है वर्शिप गॉड, प्रेज गॉड और प्रूफ योर फेट टू गॉड।
और इन सब रूल्स का पालन करो। इतने में गेट बंद हो जाता है, जिसे देखकर सब डर जाते हैं। एक हंटर यहाँ से जाने का फैसला करता है, लेकिन गेट पर खड़ी एक मूर्ति हिलती है और उस हंटर को काट देती है। ये देख जिन्वू और भयभीत हो जाता है, क्योंकि ये हंटर जिन्वू से कई गुना पावरफुल होता है और अगर ये नहीं बच पाया तो जिन्वू भी नहीं बच पाएगा। और अभी मेन मूर्ति जो कि किंग की तरह दिखती है, उसकी आंखें हिलती हैं और जिन्वू इस चीज को ऑब्जर्व कर लेता है और जिन्वू अपने उन लम्हों को याद करता है जहाँ वो रेड में फंस जाता था, कई बार हफ्तों तक, कई बार हॉस्पिटलों में कई हफ्तों तक, और कई बार डंजन में भूखा रहने पर। वो एक चीज हमेशा हर वक्त करता था, जो कि था चीजों को ऑब्जर्व करना। इसी वजह से वो एक क्रिस्टल लेने में कामयाब हो पाया और इतने में मेन स्टैचू भी लेजर बीम फायर करती है, जिस पर जिन्वू चिल्लाता है कि सब झुक जाओ, और लेजर बीम 2 हिस्सों में जगह को काट देती है और एक हंटर का हाथ भी कट जाता है, जिसे देखकर जिन्वू समझ जाता है कि वो फंस चुके हैं और यही एपिसोड खत्म हो जाता है। इफ आई हैड वन मोर चांस। अभी लास्ट एपिसोड कंटिन्यू होते हुए सोंग जिन्वू को थैंक्स बोलता है कि अगर वो वक्त पर हमें झुकने को नहीं बोलता तो अब तक सब मर चुके होते। पर वो पूछता है कि उसे कैसे पता चला, जिस पे जिन्वू कहता है कि उसे नहीं पता, बस उसे फील हुआ। और वो देखता है कि सोंग का हाथ उसके कंधे से अलग हो चुका होता है। सोंग कहता है कि वो जूही से खुद को ठीक करने को नहीं कह सकता, बावजूद इसके कि जूही मैजिक हीलर की पावर रखती है, क्योंकि जूही काफी कमजोर है। सोंग बताता है कि वो अपने पास्ट एक्सपीरियंस से कह सकता है कि ये स्टैचू एस रैंक या ए रैंक के लेवल का है। मीनवाइल हम देखते हैं जिन्वू की सिस्टर, जिसका नाम संग जिन्हा होता है, जिसकी सहेली उससे पूछती है कि उसका भाई हंटर है, जिस पर जिन्हा बताती है कि हाँ, उसका भाई ई रैंक हंटर है। अभी कहानी वापस मुड़ती है डंजन में, जहाँ एक हंटर कहता है कि उसे खुद पर भरोसा है और वो यहाँ से निकल सकता है, और वो वहाँ से भागता है, लेकिन स्टैचू अपनी लेजर बीम से उसे खत्म कर देता है। जिन्वू समझ जाता है कि कुछ करना होगा और वो सोंग का पहली कमांडमेंट पूछता है, जिस पर सोंग वर्शिप गॉड बताता है। जिन्वू सब हंटर्स को झुकने को बोलता है और हम देखते हैं कि स्टैचू अब शांत हो जाता है। सोंग अब कहता है कि ये स्टैचू वही गॉड है जिसके बारे में एंशिएंट स्क्रिप्चर्स में यानी नोटिस बोर्ड पर लिखा हुआ था, और सोंग अगली कमांडमेंट बताता है कि प्रेज गॉड। इतने में स्टैचू खड़ा हो जाता है और आगे बढ़ना शुरू कर देता है। एक हंटर आगे आता है और कहता है कि वो जानता है हाउ टू प्रेज गॉड, और वो मूर्ति के आगे बैठ जाता है और प्रे करना शुरू कर देता है। लेकिन गॉड स्टैचू उस हंटर को पैरों से कुचल देता है और आगे बढ़कर एक महिला को भी कुचल देता है। अभी हर बड़ी में सब हंटर्स इधर उधर भागने लगते हैं। यहाँ पार्क भी अपनी फैमिली को याद करता है और कहता है कि वो मरना नहीं चाहता। एक मूर्ति के आगे पहुंचता है, लेकिन वो मूर्ति उसे 2 हिस्सों में काट देती है। जिन्वू समझने की कोशिश करता है कि यहाँ सब मूर्ति हथियार लिए खड़ी है, तभी उसे कुछ मूर्तियां इंस्ट्रूमेंट लिए दिखाई देती हैं, और वो सबको कहता है कि इन मूर्तियों के नीचे जाओ। और किम एक मूर्ति के नीचे पहुंचता है और वो देखता है कि वो बच चुका है। अभी जिन्वू और जूही भी एक मूर्ति के नीचे पहुंचते हैं, लेकिन जिन्वू समझ जाता है कि एक मूर्ति के नीचे एक इंसान ही खड़ा हो सकता है, तो वो जूही को वहीं छोड़कर दूसरी मूर्ति तक जाने लगता है। लेकिन गॉड स्टैचू उसके पैरों को कुचल देता है, लेकिन जैसे तैसे जिन्वू इंस्ट्रूमेंट मूर्ति तक पहुंचकर खुद को बचा लेता है, और गॉड स्टैचू भी अब शांत हो जाता है और अपने थ्रोन पर बैठ जाता है। अभी सब हंटर्स सेफ हो जाते हैं और जूही जिन्वू को ठीक करने की कोशिश करती है, लेकिन असफल हो जाती है और उसके खून भी निकलने लगता है। अभी किम कैप्टन सोंग को जिम्मेदार बताता है इन सब चीजों का। तभी एक अल्टर यानी वैदी टेम्पल के सेंटर में प्रकट होती है। जिन्वू बताता है कि एक अल्टर है जिस पर किसी इंसान की बलि देनी होती है, यानी कि 3rd कमांडमेंट गॉड की फेथ इन गॉड। किम सोंग को दोषी बताता है, जिस पर सोंग कहता है कि वो अपनी जान देने को तैयार है, और वो अल्टर के बीच में पहुंच जाता है। जिन्वू मन में कहता है कि वोट सबने किया था, तो कैप्टन अकेला दोषी नहीं है, और वो 2 हंटर्स को खुद को अल्टर के पास ले जाने को बोलता है। जिन्वू सोंग को कहता है कि वो यहाँ वेट कर सकते हैं, जिस पर सोंग बताता है कि आज 7वां दिन है, और अगर वो डंजन के बॉस को डिफीट नहीं करते तो आफ्टर 7th डे गेट फुल्ली ओपन रहेगा और मॉन्स्टर इनके शहर में आ जाएंगे, और फिर गॉड स्टैचू भी इनके शहर में आ जाएगा। अभी मीनवाइल जिन्वू की बहन अपनी माँ से हॉस्पिटल में मिलने आती है और अपनी माँ से बातें करती है, लेकिन उसकी माँ कुछ रिस्पॉन्स नहीं करती है। बैक टू दी डंजन, जिन्वू किम और जूही को भी अल्टर के पास बुला लेता है, और अब सारे स्टैचू जाग जाते हैं और अल्टर के पास ब्लू और रेड फ्लेम जागने लग जाती है, जिस पर जिन्वू सबको स्टैचू पर आंखें रखने को कहता है। जहाँ एक महिला हंटर अपना काबू खो देती है और गेट को खुलता देख वहां से भाग जाती है। सब देखते हैं कि महिला हंटर को स्टैचू ने कुछ भी नहीं किया। फिर एक और हंटर यहाँ से भाग जाता है। अभी जिन्वू किम सोंग जूही को कहता है कि एक ट्रैप हो सकता है, कि जब ये ब्लू फ्लेम बुझेंगी तब ये सब फ्रीली यहाँ से एस्केप कर सकते हैं। किम कहता है कि हो सकता है ब्लू फ्लेम के बुझते ही हम सब हमेशा के लिए यहाँ पे लॉक हो जाएं। किम अब रोने लगता है और जिन्वू को थैंक्स करता है कि उन्होंने नहीं सोचा था कि जिन्वू उन सबको अब तक बचाए रखेगा। और किम कहता है कि उसकी भी फैमिली है और वो भी यहाँ से भागना चाहता है, और वो वहाँ से भाग जाता है। जिन्वू को अब समझ नहीं आता है कि ये सब क्या हो रहा है। सोंग जूही को जिन्वू के साथ यहाँ से जाने को कहता है, लेकिन जूही इतनी वीक हो जाती है कि वो खुद को चला भी नहीं सकती, जिस पर जिन्वू सोंग को जूही को यहाँ से ले जाने को कहता है, क्योंकि ना ही जूही चल सकती है और ना ही जिन्वू चल सकता है। और वो जूही को एक क्रिस्टल देता है और कहता है कि वो इन पैसों से डिनर कर सकती है। अभी जिन्वू उसके साथ तो नहीं आ सकता, बट उसे पैसे दे सकता है।
अभी सोंग जूही को बेहोश कर कर उसको लेकर वहां से चला जाता है। जिनवू अब अकेला ही लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन मूर्तियां उसे इधर उधर पटकने लगती हैं। जिनवू खुद से अधमरी हालत में बात करता है कि वो हमेशा से ही वीक रहा, वो भी स्ट्रॉन्ग बनना चाहता था, लेकिन बावजूद इसके वो अभी तक बचा रहा। लेकिन वो मरना नहीं चाहता। वो रोता है और खुद को कहता है कि वो सिर्फ खुद को जस्टिफाई कर रहा है, सब सेल्फिश होते हैं। मीनवाइल मूर्तियां जिनवू के हाथ को काट देती है और उसे अल्टर पर फेंक देती हैं। जिनवू खुद से कहता है कि जो सेल्फिश है वो बच सकता है और उसकी भी फैमिली है, वो भी घर जाना चाहता है और वो मरना नहीं चाहता। और यहाँ एपिसोड की बत्ती बंद हो जाती है और हमें एक स्क्रीन दिखती है जिस पर लिखा होता है 0.2 सेकंड में हार्ट धड़कना बंद हो जाएगा और अब वो प्लेयर बनने वाला है अगर वो एक्सेप्ट करता है तो। नीचे दो ऑप्शंस होते हैं, यस और नो, जिस पर हमें यस पर क्लिक होते हुए दिखता है लाइक अगेन। अब कहानी की शुरुआत होती है जहाँ जिनवू एक ड्रीम से जागता है और वो खुद को एक हॉस्पिटल में पाता है और वो देखता है कि उसके घाव भर चुके हैं। तभी वहाँ वो द हंटर एसोसिएशन के सर्विलियंस अपने पार्टनर के संग वहाँ आता है और वो जिनवू को बताता है कि वो 3 दिन से बेहोश था और अब सोंग भी रिटायर होने वाला है और जूही भी साइकेट्रिस्ट के पास है। और वो बताता है कि व्हाइट टाइगर ग्लिड घटना स्थल पर गया था, लेकिन उन्हें वहाँ जिनवू के अलावा कुछ भी नहीं मिला, ना टेम्पल ना कोई डंजन। वो आगे कहता है कि अगर ये बात सिर्फ जिनवू बताता तो उस पर शक किया जा सकता था, बट ये बात 5 और लोगों ने बताई है तो उस पर सोचा जा सकता है कि वहाँ कोई डंजन था। वो जिनवू से पूछता है कि क्या उसे कोई सेकंड अवेकिंग महसूस हुई, जिस पर जिनवू खुश हो जाता है और वो जिनवू को खुद को जांचने के लिए मानामीटर पर हाथ रखने को कहता है। लेकिन मानामीटर पर कोई भी गतिविधि नहीं होती, जिससे हमें पता चलता है कि जिनवू अभी भी ई रैंक हंटर है और दोनों सर्वेलियंस वहां से चले जाते हैं। जाते जाते दोनों आपस में बातें करते हैं। एक नॉर्मल ई रैंक हंटर भी 70+ स्कोर करता है, जिनवू सिर्फ एक नॉर्मल सिविलियन ही है। जिस पर वो सोचता है कि जिनवू ने वहाँ अकेले कैसे सर्वाइव किया। अभी जिनवू रूम में बैठा होता है, तभी उसके सामने एक लॉक स्क्रीन पॉपअप होती है। जिनवू जिसे देखता है और याद करता है कि ये सेम वही स्क्रीन है जो डंजन में मरने से पहले जिनवू को दिखी थी। इतने में वहाँ जिनवू की बहन आ जाती है, जिनवू को रेस्ट करने को बोलती है, जिस पर जिनवू अपनी सिस्टर से पूछता है कि क्या उसे कोई स्क्रीन दिखाई दे रही है, जिस पर जिन्हा समझती है कि जिनवू अब ठीक हो रहा है और वो रिलैक्स होती है और कहती है कि नहीं। जिनवू समझ जाता है कि ये सिर्फ उसे ही दिख रही है। अभी जिनवू देखता है कि लॉग में लिखा होता है कि वो अब एक प्लेयर बन चुका है और उसे डेली टास्क पूरे करने होंगे टू गेट रिवॉर्ड। अभी जिन्हा वहाँ से चली जाती है और जिनवू बेड पर लेट जाता है और हंसता है कि उसमें इतना स्टेमिना कहाँ से आएगा ये सब करने का। अभी सर्विलियंस गो को कॉल कर बताता है कि जिनवू को कोई सेकंड अवेकनिंग नहीं हुई है, जिस पर गो कहता है कि कम से कम डंजन ब्रेक तो नहीं हुआ और इस केस को स्पेशल केस बताता है और वो को नजर रखने को कहता है। इधर ऑफिस में चोई एहन को एज अ मेंटर बनने को कहता है, जिस पर एहन कहती है कि वो इसके लिए ठीक नहीं है। चोई कहता है कि उसे सिर्फ वो करना है जो वो हमेशा करती है और अपनी फाइटिंग स्किल्स को दिखाना है। अभी नाइट में जिनवू सो रहा होता है, तभी उसे एक अर्थक्वेक जैसा महसूस होता है और वो खुद को एक डेजर्ट में पाता है। क्योंकि उसने डेली टास्क पूरे नहीं किए होते तो उसे 4 घंटे तक सरवाइव करना होता है एक विशाल सेंटीपेड से। जिनवू अपनी जान बचाने के लिए भागता है और आखिरकार वो सरवाइव कर लेता है और खुद को वापस हॉस्पिटल में पाता है। अभी मॉर्निंग में जूही को एक हंटर का कॉल आता है और वो उसे डी रैंक हंटर मिशन पर चलने को कहता है, लेकिन जूही मना कर देती है। फिर हंटर उसे जिनवू की कंडीशन के बारे में भी बताता है। अभी जूही जिनवू से मिलने हॉस्पिटल आती है और वो 2 नर्स को सुनती है कि जिनवू एक हंटर है और वो हर वक्त एक्सरसाइज करता रहता है। अभी नीचे ग्राउंड में जिनवू अपना डेली टास्क कंप्लीट करता है और रिवॉर्ड मिलने पर खुश हो जाता है और रिवॉर्ड में एक पल में उसकी रिकवरी हो जाती है। अभी जिनवू के सामने 3 लोग ओपन हो जाते हैं। अभी जिनवू अपने रूम में आता है और देखता है कि उसे एक वॉक्स रिवॉर्ड में मिलता है, जिसमें से एक की निकलती है। उसे एक डंजन के बारे में भी पता चलता है और मीनवाइल सिटी में भी काफी डंजन्स खुल जाते हैं सी और बी रैंक के। अभी जिनवू अपनी माँ से मिलने आता है और 4 साल पहले का दिन याद करता है जब जिनवू की माँ को एक डिजीज हो गई थी जो कि डंजन के ओपन होने के बाद अस्तित्व में आई थी, जिसमें बचने का चांस कम होता है और इंसान जिसमें सोता रहता है। इसके बाद जिनवू वो हर काम करता है जिससे वो अपनी बहन की पढ़ाई कर सके और अपनी माँ का इलाज करा सके। इसके लिए वो हंटर बनता है। अभी जिनवू फैसला करता है कि वो अपनी एबिलिटी को और अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा और वो हैब्जियोंग स्टेशन पर पहुंचता है और एक डंजन में एंट्री ले लेता है। जिनवू देखता है कि वो एक इंस्टेंस डंजन में है जो कि नॉर्मल डंजन से अलग है और उसके लॉग में पॉपअप होता है कि वो यहाँ से तभी बाहर निकल सकता है जब वो वॉस को डिफीट करे या फिर टेलीपोर्टेशन स्टोन को यूज करे। जिनवू आगे बढ़ता है और उसके सामने काफी मॉन्स्टर्स अपीयर होने लगते हैं। जिनवू जैसे तैसे सब मॉन्स्टर्स को मार देता है और देखता है कि वो काफी स्ट्रॉन्ग हो चुका है। लेकिन अभी एक वुल्फ जिनवू के सामने आ जाता है और जिनवू के खंजर को तोड़ देता है। जिनवू समझता है कि अगर वो यहाँ हारा तो मतलब खत्म, क्योंकि इस वक्त उसके पास ना ही कोई हीलर है और ना ही उसके पास कोई साथी है और वुल्फ जिनवू पर अटैक कर देता है और यही एपिसोड खत्म हो जाता है। गेट स्ट्रॉन्गर। अभी पिछला एपिसोड कंटिन्यू होते हुए जिनवू स्टील फ्लेंज लाइकन से बैटल करता है और जिनवू लाइकन को एक घूंसा मारता है, जिसपे जिनवू खुद को देखता है कि वो पहले से स्ट्रॉन्ग हो चुका है, बट ये इनफ नहीं है लाइकन को हराने के लिए। अभी जिनवू को अपने लॉग के बारे में याद आता है
और उसके सामने अपेयर होता है, जिसमें से जिन्वू एक मैजिकल स्वॉर्ड निकालता है और लाइकन को मार देता है। जिन्वू देखता है कि उसके सामने 2 और लाइकन आ जाते हैं। जिन्वू फिर एक लाइकन को मार देता है, पर दूसरा वहां से डर कर भाग जाता है। अभी जिन्वू बैठता है और देखता है कि उसका लेवल अप हुआ है, क्योंकि वो एक रियल कॉम्बैट में था। अभी जिन्वू मरे हुए लाइकन्स में से एसन स्टोन ढूंढने की कोशिश करता है। जैसे कि हमें पिछले एपिसोड में दिखाया जाता है कि सारे हंटर्स इस स्टोन के लिए ही लड़ते हैं। जहाँ जिन्वू को स्टोन की जगह एक फैंज मिलता है, जिन्वू समझ जाता है कि ये डंजन नॉर्मल डंजन से डिफरेंट है और ये एक गेम की तरह है। चूंकि अभी वो बिगनर लेवल पर है, तो इस फैन से वो कुछ नहीं खरीद सकता। तो जिन्वू फैसला करता है आगे बढ़ने का। तभी वहाँ काफी सारे लाइकन आ जाते हैं। अभी जिन्वू सब लाइकन्स को मारने लगता है और पॉइंट्स गेन करने लगता है। आखिरकार सबको मारने के बाद वो देखता है कि उसका लेवल अप हुआ है और उसके इन्वेंट्री में 34 फ्लैंज और अब उसे टेलीपोर्टेशन स्टोन भी मिल चुका होता है, जो कि उसे यहाँ एंटर होने से पहले उसके लोग में दिखाया जाता है। जिन्वू को वुल्फ एसेसन का टाइटन मिलता है और अभी उसके पास ऑप्शन होता है कि वो वापस जा सकता है या फिर आगे बढ़ सकता है, जिस पर जिन्वू आगे बढ़ने का फैसला करता है। अभी कहानी की इस तरफ जूही को एक कॉल आता है, जहाँ उसे पता चलता है कि एक डंजन ब्रेक हो चुका है। क्योंकि हंटर्स के पास हीलर्स की कमी होती है, तो वो जूही को अपने संग बुलाने का आग्रह करते हैं। जूही जिस पे जिन्वू के बारे में याद करती है कि वो कैसे मेहनत कर रहा है, और वो तैयार हो जाती है जाने के लिए। मीनवाइल जिन्वू सब लाइकन्स को मार देता है और उसे पता चलता है कि ये कलर वाइज डिवाइड है। अभी लाइकन का सबसे पहले रेड कलर था, तो वो सबसे ताकतवर था, बट जिन्वू के लाइकन को मारने के बाद अब उसका कलर व्हाइट हो जाता है। इसका मतलब जिन्वू स्ट्रॉन्ग हो रहा है। जिन्वू थकने लगता है और लेवल 14 तक पहुंच जाता है और अब वो मॉन्स्टर बॉस से लड़ने का फैसला करता है। अभी जिन्वू अंडरग्राउंड पहुंचता है और अपने सामने एक स्नेक को पाता है। जिन्वू समझता है कि रेड स्नेक है और डंजन का बॉस है। तो जिन्वू कहता है कि एम्प्टी हैंडेड इससे लड़ना नामुमकिन है। साथ में उसकी स्वॉर्ड भी अब आधी टूट चुकी होती है और स्नेक की बॉडी भी पूरी मेटलिक होती है। जिन्वू अभी टूटी हुई स्वॉर्ड से स्नेक से लड़ने का फैसला करता है और उन लम्हों को याद करता है जब वो वीक था और सोंग ने उसे सलाह दी थी कि अगर वो वीक है तो मेहनत करे और सबको रॉन्ग प्रूव करे। जिन्वू अब गॉड स्टैचू के बारे में भी सोचता है कि अगर वो गॉड स्टैचू के सामने खड़ा रह सकता है तो वो इस स्नेक को भी हरा सकता है। और जिन्वू अपने खंजर से स्नेक पर कई बार वार करने के बाद खंजर को फेंक देता है और एम्प्टी हैंडेड स्नेक की लाइफ को एंड करने लग जाता है। और धीरे धीरे जिन्वू का लेवल भी अप होने लगता है और आखिरकार जिन्वू स्नेक बॉस को खत्म कर देता है। अभी जिन्वू मुस्कुराता है और कहता है कि वो थोड़ा तो स्ट्रॉन्ग हो चुका है और अभी उसको एक डैगर मिलता है और एक वेनम ग्लैंड। क्योंकि जिन्वू को वेनम ग्लैंड डरावना लगता है, तो वो डैगर चूज करता है और वो देखता है कि डंजन अब खत्म हो चुका है और अब वो हैबजोंग स्टेशन से भी बाहर आता है। तभी बाहर से एक सोल्जर दिखता है। सोल्जर जिन्वू के हाथ में एक स्वॉर्ड देखता है और वो समझ लेता है कि एक हंटर है। और इस सोल्जर जिन्वू को बताता है कि एक डंजन ब्रेक हो चुका है और उसे वो उस लोकेशन पर लेके चलता है। जिन्वू अब सेंस कर सकता है कि बॉस कहाँ है। अभी जिन्वू देखता है कि सेवरल हंटर्स मॉन्स्टर को हराने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ सिर्फ 2 डी रैंक हंटर हैं और बाकी सब ई रैंक हंटर हैं। इसलिए डी रैंक वाले लास्ट लॉन्ग लड़ रहे हैं। हंटर्स को नोटिस करते वक्त जिन्वू देखता है कि जूही भी यहाँ मौजूद है, कि गॉड स्टैचू इंसिडेंट के 1 हफ्ते बाद भी जूही अभी भी उससे उभर नहीं पाई है। अभी जिन्वू फैसला करता है उस जाइंट मॉन्स्टर पर वार करने का जिससे सारे हंटर्स लड़ रहे होते हैं, क्योंकि जिस स्नेक जाइंट से जिन्वू अभी लड़के आया है उससे ये वाला मॉन्स्टर काफी ज्यादा वीक है। तो जिन्वू दूर से एक स्वॉर्ड जाइंट मॉन्स्टर पर फेंकता है और उसे कमजोर कर देता है, जिसके बाद सारे हंटर्स उस मॉन्स्टर पर हमला शुरू कर देते हैं और उसे खत्म कर देते हैं। एक डी रैंक हंटर नोटिस करता है कि ये उनके बस की बात तो थी नहीं, तो जरूर यहाँ पे कोई और हंटर मौजूद था, या तो एस रैंक या ए रैंक। और जूही भी नोटिस करती है कि क्या यहाँ पे जिन्वू मौजूद था। और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है कि गुड बिलीफ। कहानी की शुरुआत होती है जहाँ जिन्वू हॉस्पिटल में अपनी एक्सरसाइज करता है और अब हम एक न्यू जिन्वू को देखते हैं, जहाँ बाहर नर्सेस जिन्वू के बारे में बात करती हैं कि वो कितना स्मार्ट है और हर टाइम एक्सरसाइज करता रहता है। एक नर्स जिन्वू के रूम में आती है और जिन्वू से उसका हालचाल पूछती है, लेकिन जिन्वू की बॉडी देखकर वो नर्वस हो जाती है और जाते जाते जिन्वू से उसका फोन नंबर मांगती है, जिस पर जिन्वू सोचता है कि शायद उसके यहाँ से डिस्चार्ज होने के बाद ये उसे रिपोर्ट सेंड करे, तो जिन्वू उसे अपना फोन नंबर दे देता है। अभी कहानी मुड़ती है एक इंटरव्यू पर, जहाँ पे एस रैंक हंटर बाक योंग इंटरव्यू दे रहा होता है और बताता है कि जब वो एक फायर फाइटर था उसने खुद को ट्रेन करना चालू कर दिया। और अभी जिन्हा इंटरव्यू देख रही होती है और वो देखती है कि वो लेट हो रही है। तभी वहाँ जिन्वू आ जाता है, जिसे देखकर जिन्हा नोटिस करती है कि जिन्वू पहले से काफी चेंज हो चुका है और वो स्कूल चली जाती है। अभी जिन्वू देखता है कि उसके डेली टास्क अभी पेंडिंग है और उसने लास्ट पॉइंट भी अभी तक गेन नहीं किया है। तभी जिन्वू का लैंडलॉर्ड उसे कॉल करता है और उसे रेंट मांगता है, जिस पर जिन्वू जल्द से जल्द रेंट देने का वादा करता है। अभी जिन्वू देखता है कि अगर उसे ज्यादा पैसे चाहिए तो उसे एस रैंक डंजन में जाना होगा, क्योंकि वो एक ई रैंक हंटर है, तो एस रैंक में वो ऐसे नहीं जा सकता। अभी जिन्वू अपना डेली टास्क कंप्लीट करता है और रिवॉर्ड लेता है और वो वहाँ पे हांग डोनसुक से मिलता है, जो कि अभी एक डंजन में जाने वाला होता है। वो जिन्वू से एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाता है और कहता है वो उसे बराबर हिस्सा तो नहीं देंगे, बट उसे कैश जरूर देंगे, बट अगर उसे कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदारी जिन्वू की होगी और बदले में जिन्वू को सिर्फ यहाँ पे सामान उठाना है। जिन्वू डोंगसुक से पूछता है कि उनके पास कोई हीलर नहीं है,
डोंगसुक कहता है कि उन्हें किसी हीलर की जरूरत नहीं है क्योंकि वो हमेशा अपनी रेड बिना हीलर के करते हैं। इतने में यहाँ यो जिन्हू डी रैंक हंटर आ जाता है और जिन्हू से कहता है कि शायद वो दोनों यहाँ पे एक ही काम के लिए आए हैं। जिन्हू सबको चेक करता है और पाता है कि यहाँ पे 4 सी रैंक हंटर और 2 डी रैंक हंटर हैं और डोंगसुक बताता है कि उन्हें डंजन में जाने के लिए 8 लोगों की जरूरत पड़ेगी। अभी सब डंजन में एंट्री लेने की तैयारी करते हैं, लेकिन डंजन का गेट काफी बड़ा दिखाई देता है जिस पर जिन्हू बताता है कि ये गेट का साइज मैटर नहीं करता, मैटर करती है उसकी मैजिक रेज। जितनी ज्यादा रेज उतना ज्यादा खतरा, और उसी हिसाब से एस डी सी या ई रैंक के डंजन डिवाइड होते हैं, जिस पर यू जिन्हू को समझदार बताता है। अभी डंजन में सभी एंट्री लेते हैं, लेकिन डंजन में अंधेरा काफी होता है, जिस पर डोंगसुक अपने साथी से मैजिक लाइट चालू करने को कहता है और जिन्हू यू को बताता है कि ब्लो स्टोन जो कि डंजन के अंदर रोशनी बनाए रखते हैं। इस पर यू थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और माना क्रिस्टल, ब्रो क्रिस्टल सबको समझने में उसे कंफ्यूजन पैदा होती है, जिस पे जिन्हू यू को कहता है कि वो उसे थोड़ा टाइम लगेगा समझने। अभी डंजन में एक भी मॉन्स्टर दिखाई न पड़ने पर जिन्हू को कुछ गड़बड़ लगने लगती है और उसे अपने इंस्टिंक्ट से पता चलता है कि मॉन्स्टर उन पर ऊपर से हमला करने वाले हैं और मॉन्स्टर सब हंटर्स पर ऊपर से हमला शुरू कर देते हैं, जिसपे सब हंटर्स अब मॉन्स्टर्स को मारना शुरू कर देते हैं और यू जिन्हू के सामने आ जाता है और उसे कहता है कि वो उसे संभाल लेगा। मैजिकल बीस्ट को मारने के बाद सब एसेंस स्टोन ढूंढते हैं। उन्हें पता चलता है कि यहाँ अभी इनका बॉस जिंदा है और इनको स्टोन्स वहीं मिलेंगे। अभी मीनवाइल हम देखते हैं गिल्ड मास्टर की स्ट्रेंथ को, जो कि अपनी ट्रेनिंग में एक बड़े से स्टोन को एक पंच में उड़ा देता है। अभी कहानी वापस मुड़ती है जहाँ यू जिन्हू से पूछता है क्या वो ठीक है। जिन्हू कहता है कि बिना फाइट लड़े पैसे लेना काफी अच्छी डील है। जिन्हू मन में कहता है कि ज्यादा ही अच्छी डील है। उसे अभी इन सब पर शक होने लगता है कि विदाउट हीलर और सिर्फ कोटा पूरा करने के लिए 8 मेंबर्स, पर अभी इतने में हंटर्स देखते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे माना क्रिस्टल्स मौजूद हैं और उनकी संख्या बिलियंस में होती है। डोंगसुक माना क्रिस्टल को देखते हुए अपने भाई को याद करता है और कहता है कि उसका भाई हमेशा सही नहीं हो सकता। अब यू जिन्हू से कॉन्ट्रैक्ट मांगता है और कहता है कि वो लीगल कामों में काफी अच्छा है और डोंगसुक के पास आ जाता है और उसे कहता है कि जिन्हू के कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से उसे लड़ाई के बिना पैसे मिलने वाले थे, जो कि अब वो सब लड़ नहीं रहे तो यहाँ माना क्रिस्टल खुदाई करके वो ले रहे हैं, तो यहाँ पे 7 की जगह 8 लोगों में पैसे डिवाइड होने चाहिए। जिस पर डोंगसुक कहता है कि वो 8 हिस्से कर लेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन उससे पहले इन्हें बॉस को मारना पड़ेगा। लेकिन अगर बॉस मरता है तो डंजन भी बंद हो जाएगा। तो वो जिन्हू और यू को बॉस का ध्यान रखने को कहता है कि अभी बॉस नींद में होता है तो वो यहाँ पे खुदाई कर सकते हैं। अभी डोंगसुक को जाते देख जिन्हू को शक होने लगता है और उसका शक गहरा होता है कि हर सी रैंक रेड में ये जाते हैं, लेकिन फिर भी इनके पास 6 लोग हैं। अगर ये हर बार रेड में जाते हैं तो इनके पास 8 मेंबर होने चाहिए, तो इनके 2 मेंबर कहाँ हैं और ना ही ये इनके पास कोई हीलर है। और डोंगसुक यहाँ पे मुस्कुराता है और उसका साथी जिन्हू और यू का रास्ता बंद कर देता है। जिन्हू का शक अब यकीन में बदल जाता है और उसे सोंग की एक बात याद आती है, जब सोंग ने उसे बताया था कि कुछ हंटर्स दूसरों को बिट्रे करते हैं, जो कि डंजन में सीसीटीवी नहीं होता तो किसी को पता नहीं होता कि कौन कल्प्रेट है। यू जिन्हू को कहता है कि वो उसे प्रोटेक्ट करेगा, लेकिन जिन्हू अब बॉस मॉन्स्टर को देख लेता है कि ये सी रैंक बॉस है, लेकिन ये उस गॉड स्टैचू की मूर्ति से खतरनाक नहीं जो टेम्पल में था। अब जिन्हू अब यू को पीछे करता है और बॉस मॉन्स्टर से लड़ने का फैसला करता है और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। अभी पिछला एपिसोड कंटिन्यू होते हुए डोंगसुक अपने साथियों के साथ होता है, जिस पर उसके साथी डोंगसुक से उसके प्लान के बारे में पूछते हैं कि क्या वो सफल हो पाएंगे। डोंगसुक जिस पर कहता है कि उसका प्लान काम करेगा और वो दोनों वीक हंटर्स हैं और वो बॉस को डिफीट नहीं कर सकते। तो जब स्पाइडर मॉन्स्टर उन दोनों को डिफीट कर देगा वो सब माना क्रिस्टल की खुदाई शुरू कर देंगे। और डोंगसुक ने सीलिंग के पास एक छोटी सी टनल भी देखी थी, तो उसके साथी को अपने पावर से लाइट जलाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं तो स्पाइडर फिर जाग सकता है और वो उसी रास्ते से खुदाई करने जाएंगे। जिस पर डोंगसुक का साथी उससे पूछता है कि अगर बॉस जाग गया तो, जिस पर डोंगसुक कहता है कि फिर वो खुद स्पाइडर बॉस को हराएंगे और अगर वो ज्यादा माना क्रिस्टल नहीं हासिल कर सके तो फिर वो यू के कीमती गियर और शील्ड को ले लेंगे। अभी स्पाइडर बॉस के सामने खड़े यू और जिन्हू, जिस पर यू जिन्हू को कहता है कि वो अकेला बॉस को डिफीट नहीं कर सकता और अपने मन में जिन्हू यू की बातों से सहमत होता है। मीनवाइल वो चेयरमैन गो से कहता है और पूछता है कि काफी लॉन्ग शेड्यूल रहा, पर शायद गो अभी फ्री है तो क्या गो वो को थोड़े इंस्ट्रक्शन दे सकता है। जिस पर गो हल्का सा मुस्कुराता है और कहता है कि ओल्ड सोल्जर कहीं गायब हो चुका है बट फिर भी फाइट कर सकता है। अभी बैक टू दी डंजन यू जिन्हू की फाइट देखकर स्पीचलेस हो जाता है और हमें पता लगता है कुछ ऐसे हंटर्स भी होते हैं जो सिर्फ अपने एंजॉयमेंट के लिए मॉन्स्टर्स को मारते हैं, जिन्हें फॉल्स हंटर भी कहा जाता है। जिन्हू देखता है कि उसकी अब फेटिग स्टार्ट हो चुकी है और वो ककासा की एबिलिटी चेक करता है और प्लान करता है मॉन्स्टर को मारने का कि अगर वो स्पाइडर बॉस की आंख पर वार करे तो वो जीत सकता है। अभी जिन्हू के लोग में एक नई डैश स्किल एंटर होती है जो जिन्हू की स्पीड को 30% बढ़ा देती है। जिन्हू बॉस स्पाइडर पर अटैक स्टार्ट कर देता है और बॉस की बॉडी पर जिन्हू के अटैक का कोई भी असर नहीं होता है और वो जिन्हू को एक नॉक में दीवार में धंसा देता है। जिन्हू देखता है कि अचानक से उसकी फेटिग तेजी से बढ़ रही है और बॉस को खुद को मारने से पहले जिन्हू फुल रिकवरी एक्टिवेट करता है
और बॉस को डिफीट कर देता है। जिनवू देखता है कि उसका लेवल अप हो चुका है और शुक्र है जिनवू ने डेली टास्क क्वेस्ट रिवॉर्ड यूज नहीं किया और वो बॉस में से रिवॉर्ड रिएप कर लेता है। यू जिनवू को देखता है और कहता है कि ये पक्का फॉल सेंटर है और जिनवू के लिए माइनिंग शुरू कर देता है। यू का बर्ताव देखकर जिनवू को थोड़ा स्ट्रेंज लगता है, लेकिन तभी वहाँ डोंगसुक अपने साथियों के संग आ जाता है और देखता है कि इन दोनों ने बॉस को डिफीट कर दिया है। मीनवाइल वू गो की स्ट्रेंथ से इम्प्रेसिव होता है और गू वो को प्रेस करता है और वो कहता है ये ट्रेनिंग हंटर्स की रैंक नहीं बढ़ा सकती, बट इससे वो अपनी बॉडी माइंड पर काबू पा सकते हैं। जिस पर गू वो की बात से सहमत होता है और कहता है कि ये जरूरी है और तब जब हंटर्स को रोज डंजन जैसे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता हो। अभी डंजन में वापस जहाँ डोंगसुक देखता है बॉस शायद कमजोर था और यू का आर्मर भी काफी स्ट्रॉन्ग था और यू ने ही बॉस को हरा दिया है। फिर वो यू को जिनवू को मारने को कहता है और आगे बोलता है कि अब तक तो वो इनके प्लान के बारे में जान ही गए होंगे कि 2 वीक मेंबर और लास्ट में दोनों खत्म, बट अगर यू जिनवू को मारता है तो वो यू को अपने साथ रख लेंगे। यू जिनवू के सामने आता है और जिनवू को मारने की बजाय वो जिनवू की तरफ से लड़ने का फैसला करता है, जिस पर डोंगसुक यू के डिसीजन को एक फूलिश डिसीजन बताता है। अभी जिनवू के सामने उसका लॉक पॉपअप होता है, उसे दिखाई देता है कि सामने 6 लोग प्लेयर को मारना चाहते हैं, तो अगर जिनवू उन्हें डिफीट नहीं करता तो उस पर पेनल्टी लगेगी। जिनवू समझने की कोशिश कर ही रहा होता है, इतने में डोंगसुक का एक साथी जिनवू पर अटैक करता है, जिससे जिनवू दूर जाकर पत्थरों में गिर जाता है। सीन कट होता है और हम एक लड़की हिजीन को अपनी फ्रेंड से मिलते हुए देखते हैं, जहाँ जीना उसे बताती है कि वो चा के साथ एक मिशन पर थी जहाँ उसको ए रैंक मॉन्स्टर को डिफीट करने में समस्या हो रही थी, लेकिन चा ने एक झटके में उस मॉन्स्टर को हरा दिया। अभी डंजन में जिनवू का लोग जिनवू को मैसेज देता है कि सब 6 एनिमीज को मारना होगा, नहीं तो उसका हार्ट स्टॉप हो जाएगा। जिनवू खुद से कहता है कि वो कैसे भूल गया कि वो एक सेल्फिश वर्ल्ड में है। हालांकि जिनवू उन लोगों को मारना नहीं चाहता, लेकिन अगर सिस्टम जिनवू को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता है तो जिनवू को उन्हें मारना ही पड़ेगा। अभी जिनवू खड़ा हो जाता है और डोंगसुक की तरफ बढ़ने लगता है, ये कहते हुए कि कमजोर हमेशा हारता है और अभी उन्हें समझना पड़ेगा कि चीजें कैसे चलती हैं। इतने में डोंगसुक का एक साथी जिनवू के पास आता है और उसको कहता है कि जिनवू शायद भूल रहा है कि वो सबसे कम रैंक में भी सबसे कमजोर हंटर है, लेकिन जिनवू एक पल में अपनी ककासे से उस आदमी को मार देता है। ये देख कि जिनवू अचानक से अपने पास ककासा कहाँ से ले आया, डोंगसुक के सारे आदमी जिनवू पर अटैक करना चालू करते हैं, लेकिन जिनवू बहुत ही आसानी से उन सबको मार देता है। डोंगसुक ये देखकर अपनी फुल पावर यूज करता है, लेकिन जिनवू उसे भी आसानी से हरा देता है, जिस पर डोंगसुक जिनवू से अपनी जान की भीख मांगता है। लेकिन जिनवू डोंगसुक को कहता है कि वो जिनवू को 3 बार मारना चाहता था, लेकिन अब वो चाहता है कि जिनवू उसे छोड़ दे। डोंगसुक आगे बोलता है कि वो नहीं जानता उसका भाई, लेकिन इतने में जिनवू डोंगसुक की गर्दन काट देता है। डंजन अब खत्म हो जाता है और जिनवू और यू एक लेडी को रिपोर्ट देते हैं कि सिर्फ वो ही 2 बच पाए। चूंकि डंजन में कोई कैमरा नहीं होता तो वो लेडी उनकी बातों पर यकीन कर लेती है। जिनवू देखता है उसको रिवॉर्ड मिल चुका है इंसानों को मारने पर, और वो पाता है कि उसे मर्डरस इंटेंट स्किल मिली है ह्यूमन हंट करने पर, और यू भी जिनवू का शुक्रिया करता है और इतनी देर में बारिश शुरू हो जाती है। और यहाँ एपिसोड की अंत में हम एक मस्कुलर मैन को देखते हैं जो आई गेस डोंगसुक का भाई होगा, जिसे हम अपकमिंग एपिसोड में भी देखेंगे। और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। सी हाउ फार आई कैन गो। अभी एक एजेंट वू को इंसेक्ट डंजन की रिपोर्ट देता है और डिटेल शेयर करता है कि काफी हंटर्स वहां मारे गए और सिर्फ 2 ही हंटर्स बच पाए, जिस पर वू इंटरेस्टेड नहीं होता, लेकिन एजेंट आगे बताता है कि डंजन में से जिनवू और यू ई रैंक हंटर ही बच पाए और होंग डोंगसुक मारा गया। ये सुन वू चीजों को अब सीरियसली लेने लगता है। अभी जिनवू के घर वापस आने पर जिन्हा काफी खुश होती है। जिनवू जिन्हा के लिए खाने पीने का सामान लाता है और कहता है कि वो उसकी मोम के हेल्थ बिल को पे कर सकते हैं और साथ ही लैंडलॉर्ड को भी पैसे दे सकते हैं। जिन्हा अभी जिनवू से उसकी रेड और पार्टी मेंबर्स के बारे में पूछती है। जिनवू जिस पर शांत हो जाता है और सोचता है कि उन हंटर्स को मारना काफी इजी था। ये सिस्टम जिनवू की पावर के साथ साथ जिनवू की वेवरी को भी बढ़ा रहा है, लेकिन फिर भी वो लोग मॉन्स्टर नहीं थे, आखिरकार वो ह्यूमंस ही थे। जिन्हा जिनवू से पूछती है क्या वो ठीक है, जिस पर जिनवू जिन्हा को अश्योर करता है और जिनवू के सामने लोग पॉपअप होता है जिसमें लिखा होता है कि जो ड्रिंक जिनवू कंज्यूम कर रहा है वो उसके लिए हार्मफुल हो सकती है। अभी जिनवू अपने रूम में आ जाता है और सोचता है कि वो कितनी भी ड्रिंक पी ले, सिस्टम उसे इसका नशा नहीं होने देगा। और एक और पॉपअप होता है जब जिनवू देखता है कि डबल डंजन के बाद जिनवू की बॉडी पार्ट्स इसलिए ठीक हो गए थे क्योंकि उसके पास रीजनरेशन एबिलिटी थी। अभी जिनवू कहता है कि अभी भी काफी कुछ है जो उसे समझने की जरूरत है और वो अब सो जाता है। लेटर जिन्हा जिनवू को उठाती है और कहती है कि उसके लिए यू का कॉल आया था और वो देखती है कि जिनवू ने सारी कैंस पी ली हैं। जिनवू अब यू से मिलता है। यू जिनवू का शुक्रिया करता है डंजन में उसे बचाने के लिए और अपना प्लान बताता है कि उसे गिल्ड मास्टर बनने के लिए कम से कम 20 रेड का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इंसेक्ट डंजन उसका फर्स्ट एक्सपीरियंस था और आगे बताता है कि उसके फादर खुद की एक गिल्ड तैयार करना चाहते हैं ताकि वो खुद डंजन में रेड करवा सके, क्योंकि डंजन में से काफी पैसा कमाया जा सकता है और वो यू के भाई को सेकंड इन कमांड रखना चाहते हैं। लेकिन जापान में सिर्फ 7 ही एस रैंक हंटर्स हैं
और सिर्फ एक ही हंटर है जिसने अभी तक गिल्ड ज्वाइन नहीं किया है, जो होता है मिंग ब्यूंग गू, बट वो अब रिटायर्ड हो चुका है। और यू जिन्वू को अपने साथ आने का ऑफर देता है और बदले में 30 बिलियन भी ऑफर करता है। जिन्वू एक पल सोचता है कि 30 बिलियन वर्दी है, बट किसी को जाने बिना उसके संग काम करना ये ठीक नहीं है और वो डील को रिफ्यूज कर देता है। जिन्वू को जाता देख यू गुस्से से कहता है कि अगर वो यू के साथ आएगा तो वो जिन्वू का सीक्रेट किसी को नहीं बताएगा, मतलब धमकी देता है, जिस पर जिन्वू यू को इग्नोर कर देता है और वहां से चला जाता है। अभी हम देखते हैं डोंगसू को, जिसे लोरा यानी उसकी सेक्रेटरी बताती है कि उसका बड़ा भाई मर चुका है। डोंगसू पूछता है कि क्या होगा अगर वो किसी को मार दे। लोरा बताती है कि गवर्नमेंट पर डिपेंड करता है, जिस पर उसे प्रोसिक्यूशन के लिए भेजा जा सकता है और वो नेगोशिएट भी कर सकता है। डोंगसू यू और जिन्वू का बायो देखता है और फैसला करता है कि आने वाले टाइम में वो इन दोनों कमजोर हंटर्स को मार देगा। अभी पार्क में जिन्वू जिन्हा एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। जिन्वू जिन्हा से पूछता है कि अगर उसे 30 बिलियन मिलते हैं तो वो उनका क्या करेगी। जिन्हा थोड़ा टाइम लेती है और कहती है कि वो उन्हें सेव करेगी। जिन्वू अब जॉगिंग के लिए आगे निकल जाता है और अपना डेली टास्क कंप्लीट करता है और वो देखता है कि उसके डेली गोल्स बढ़ते जा रहे हैं, जिस पर जिन्वू डेली गोल्स का 2 टाइम्स कंप्लीट करता है और वो देखता है कि उसे रिवॉर्ड मिला है, जिसमें उसे डीमंस डंजन की की मिलती है। जिन्वू को पता चलता है कि अगर वो डंजन के बॉस को डिफीट करता है तो उसे एलिक्सर ऑफ लाइफ रिवॉर्ड मिलेगा, जिससे वो किसी भी बीमारी को खत्म कर सकता है। जिन्वू अपनी माँ से मिलता है और सोचता है कि अगर उसे ये एलिक्सर ऑफ लाइफ मिलती है तो वो अपनी माँ को ठीक कर सकता है और वो डंजन में पहुंच जाता है। जिन्वू समझ जाता है कि ये एस रैंक डंजन है और ये सेम वही एनर्जी है जो हमें एपिसोड 1 जेजू आइलैंड पर दिखती है, जहाँ एस रैंक हंटर्स को लड़ने के लिए एफर्ट्स डालने पड़ रहे थे और जिन्वू तो सिर्फ ई रैंक हंटर ही है और वो अब एस रैंक डंजन में जा रहा है। जिन्वू सोचता है कि अगर चीजें बिगड़ी तो वो टेलीपोर्टेशन स्टोन का इस्तेमाल कर लेगा। इतने में जिन्वू के सामने गेट कीपर सेरेबरस बीस्ट अपीयर हो जाता है। जिन्वू देखता है कि रेड कलर में है तो ये जिन्वू से काफी ताकतवर है। अभी मैजिक बीस्ट जिन्वू पर हमला कर देता है। जिन्वू अब अनगिनत वार करता है, लेकिन मैजिक बीस्ट पर उसका कोई भी असर नहीं होता है। जिन्वू अपनी मर्डर इंटेंट स्किल को भी यूज करता है, बट उससे भी कुछ नहीं होता है। अभी बीस्ट जिन्वू को एक बार में ही दूर फेंक देता है। जिन्वू देखता है कि उसकी हेल्थ हाफ हो चुकी है। जिन्वू फुल रिकवरी ऑन करता है और बीस्ट की आंख पर वार करता है, लेकिन फिर भी बीस्ट को कुछ नहीं होता और वो जिन्वू पर फिर से वार करता है, जिससे जिन्वू दूर जाकर गिर जाता है। जिन्वू एक तरफ बैठ जाता है और जिन्वू अपने लॉग में देखता है कि अगर वो 3 और मिनट सरवाइव करता है तो यहाँ वो जीत सकता है, लेकिन 3 मिनट काफी डेंजरस होता है। तो जिन्वू फैसला करता है यहाँ से निकलने का और वो अपना टेलीपोर्टेशन स्टोन यूज करने का फैसला करता है। लेकिन एक बार फिर मैजिक बीस्ट जिन्वू को ढूंढ लेता है और उस पर हमला कर देता है, जिससे जिन्वू का स्टोन दूर जाकर गिर जाता है और जिन्वू फिर बचते बचाते एक दीवार के पीछे जाकर छुप जाता है। जिन्वू अपने लॉक के स्टोर को चेक करता है और वो देखता है कि वहाँ पे एक हीलिंग पोर्शन है और वो उसे खरीद लेता है और उसे पीता है, लेकिन जिन्वू देखता है कि ये ज्यादा फायदेमंद नहीं है। फिर जिन्वू वेनम ग्लैंड को चेक करता है, लेकिन वेनम ग्लैंड जिन्वू की फिजिकल एंड्योरेंस तो बढ़ा सकती है, लेकिन उसको मसल डैमेज भी काफी देगी, बट जिन्वू का सिस्टम उसे डिटॉक्सिफाई कर देगा। इसलिए जिन्वू एपिसोड की स्टार्टिंग में काफी अल्कोहल की कैन भी पी जाता है। जिन्वू वेनम ग्लैंड यूज करता है और फिर से मैजिक बीस्ट पर वार शुरू कर देता है। मैजिक बीस्ट जिन्वू को अपने दांतों में अब दबा लेता है। जिन्वू देखता है कि बीस्ट की रेज मोड भी अब खत्म हो चुकी है, जिसका फायदा लेकर जिन्वू अब मैजिक बीस्ट की आंख पर कई वार करता है और आखिरकार वो मैजिक बीस्ट को मार देता है। अभी जिन्वू के घाव भर जाते हैं और उसका लेवल भी अप हो जाता है। अब जिन्वू को रिवॉर्ड में कासल डोर की की मिलती है, साथ में उसे एलिक्सर ऑफ लाइफ का फॉर्मूला भी मिलता है, लेकिन उसके इंग्रेडिएंट कासल डोर के अंदर मौजूद होते हैं। बावजूद इसके कि जिन्वू ने मैजिक बीस्ट को हरा दिया, लेकिन जिन्वू अभी भी पावरफुल नहीं है कि वो कासल डोर में जा सके। तो जिन्वू नेक्स्ट टाइम कासल डोर में जाने का फैसला करता है और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है इस फर्स्ट स्टोरी। अब आज के एपिसोड में हमें वो सब देखने को मिलेगा जिसको हम काफी एपिसोड से मिस कर रहे हैं और कह सकते हैं कि जहाँ से कहानी की शुरुआत हुई थी उसी का दूसरा फेस। अभी जिन्वू जो अपनी माँ के पास बैठा होता है और वो सोचता है कि उसे और स्ट्रॉन्ग होने की जरूरत है एलिक्सर ऑफ लाइफ के इंग्रेडिएंट लेने के लिए। अभी जिन्वू यू से वापस मिलता है और उसका ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है 19 रेड मिशन का, लेकिन वो यू को कहता है कि सिर्फ वो दोनों ही डंजन में जाएंगे, लेकिन यू बताता है कि इसके लिए 8 लोगों की जरूरत पड़ती है, जिसपे जिन्वू कहता है तो यू को बाकी 6 मेंबर्स का इंतजाम करना होगा जैसे डोंगसू करता था, लेकिन यू इसे डेंजरस बताता है। लेकिन जिन्वू कहता है कि जब तक वो दोनों सेफ हैं कोई दिक्कत नहीं होगी और आखिरकार यू को अपने फादर को प्राउड भी तो फील करवाना है। इधर दूसरी तरफ हम चाय हेन को ट्रेनिंग करते देखते हैं, जिसे एक आदमी यून छुपकर निहार रहा होता है।
चाय हेन समझ जाती है और उस आदमी को बुलाती है। यून आता है और चाय हेन को अपना कंपनी का कार्ड देता है। अभी यू अपने फादर के साथ कार में होता है। उसके फादर बताते हैं कि डंजन ओपन होने के बाद से चीजें बहुत बदल गई हैं। सब कुछ अब डंजन से ही लिंक है। विदाउट टेकिंग मच रिसोर्सेज फ्रॉम डंजन चीजों को चलाना मुश्किल है और हंटर्स ही सिर्फ इन डंजन से रिसोर्स ला सकते हैं और इन हंटर्स को गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, यानी हंटर एसोसिएशन। लेकिन जो एजेंसी सबसे ज्यादा रिसोर्सेज कंट्रोल करती है वो है गिल्ड्स। अभी हंटर, व्हाइट टाइगर, फीड, फेम और नाइट, यही 5 गिल्ड मौजूद है जापान में और यू के डैड यहाँ बैठकर ये सब नहीं देख सकते, इसलिए वो और उसका बड़ा भाई खुद एक गिल्ड और हेड हंट एस रैंक हंटर्स चला रहे हैं। इसलिए वो यू को गिल्ड बनाना चाहते हैं और वो बताता है कि इसमें रिस्क बहुत है। अभी जिनवू रनिंग कंप्लीट करता है और सोचता है कि उसे जल्द से जल्द पॉइंट्स गेन और लेवल अप करना होगा, लेकिन यू का इंतजार करने में समय भी ज्यादा जाएगा और अभी उसके पास जो डंजन की है उनमें जाने का कोई मतलब भी नहीं है, क्योंकि वहाँ वो सेंटीपिड को आसानी से हरा देगा जिससे उसका लेवल अप नहीं होगा। तभी जिनवू को डी रैंक डंजन का नोटिफिकेशन आता है और जिनवू फैसला करता है टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि वो डंजन में रेड करने जाए। अब इधर हम सॉन्ग को देखते हैं जो अपने शिष्य को हरा देता है, जिस पर उसका शिष्य कहता है कि एक हाथ के बावजूद भी मास्टर काफी स्ट्रॉन्ग है और वो सॉन्ग से उसके रिटायरमेंट के बारे में पूछता है। सॉन्ग कहता है कि एक हाथ वाले हंटर दूसरे के लिए सिर्फ बोझ हैं, लेकिन जब तक वो जिंदा है वो अपना बेस्ट देगा और उसे भी एक डंजन रेड का नोटिफिकेशन आता है। अब हम किम को भी देखते हैं जो अपनी बेटी के संग खेल रहा होता है और उसे भी एक डंजन का नोटिफिकेशन आता है जिस पर वो जाना चाहता है, लेकिन पहले का इंसिडेंट। लेकिन कुछ टाइम बाद उसकी बेटी बड़ी हो जाएगी, उसके लिए उसको पैसे भी चाहिए होंगे, जिस पर किम रेड में जाने का फैसला करता है। अभी बाग गुस्से से चोई को कहता है कि पिछले एपिसोड 6 का इंटरव्यू चोई के लिए था, जिस पर चोई कहता है कि वो इन कामों के लिए सूटेड नहीं है, इसके लिए सिर्फ टैलेंटेड और होनेस्ट लोग ही सही हैं। और वो टॉपिक चेंज करता है और कहता है कि यूजिन कंस्ट्रक्शन खुद का गिल्ड बनाना चाहते हैं। बाग कहता है कि उसे ये सब पता है, तो चोही सिर्फ टॉपिक चेंज करने की कोशिश कर रहा है। इतने में हम जूही को देखते हैं जो काफी डिप्रेस्ड होती है। उसकी माँ उसे कॉल करती है और जूही को घर आने को बोलती है। अपनी माँ की बात सुनकर जूही फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है और कहती है कि वो अपने डिसीजन खुद ले सकती है और कॉल कट कर देती है। अब जूही फिर जिनवू को याद करती है और एक बार फिर से वो अपना ट्राई देने का फैसला करती है। अभी चाय हेन जूही को रिपोर्ट करती है कि यूजिन कंस्ट्रक्शन ने उसे गिल्ड मास्टर बनने का ऑफर दिया है, बट उसने रिफ्यूज कर दिया है। और वो बाग के बारे में भी पूछती है कि उसने मिस्टर बाग को जाते देखा था और वो काफी नाराज लग रहे थे। हम देखते हैं बाग एक जगह पर बैठकर शराब पी रहा होता है और हमें पता चलता है कि एपिसोड 1 में जो जेजू आइलैंड दिखाया जाता है वो एक फेल्ड मिशन होता है और जेजू आइलैंड को अब सील कर दिया गया है और लोगों को सिर्फ साल में एक बार इसका अपडेट दिया जाता है जिससे लोग इसे भूल जाएं। इसलिए चोई ने बाग को अपनी जगह इंटरव्यू पर भेजा था ताकि न्यू कमर्स इंस्पायर हो सके और वो आ सके। चोई कहता है कि उसे ऐसे लोगों की जरूरत है जो उसका साथ दे सके और वो फ्यूचर में जेजू आइलैंड पर वापस जाएगा। और बाग को भी कहता है कि बाग भी काफी कुछ खो चुका है और वो जेजू आइलैंड पर काफी कुछ छोड़कर आया था। अभी जेजू आइलैंड पर हमें पता लगता है कि एयोन सुक और ब्यूंग, जो कि फर्स्ट एपिसोड में दिखाए जाते हैं, वो जेजू आइलैंड पर मर चुके थे। हम एक आदमी को अब देखते हैं जो किसी को मारने को कह रहा होता है। अभी जिनवू डंजन की तरफ बढ़ रहा होता है जो रास्ते में सॉन्ग से मिलता है, तो सॉन्ग उसे देखकर काफी हैरान और खुश हो जाता है कि जिनवू अभी ठीक है और उसके पैर भी ठीक है। अब जिनवू भी सॉन्ग से उसके हाथ के लिए माफी मांगता है। अभी दोनों डी डंजन पहुंचते हैं और वहाँ वो किम, बदली हुई जूही और मिस्टर कैंग को देखते हैं। अभी सब बात ही कर रहे होते हैं, इतने में 3 प्रिजनर्स वहाँ आ जाते हैं। जहाँ एक लेडी जो कि सर्विलियंस होती है वो बताती है कि शहर में हंटर्स की कमी के कारण इन तीनों को इस मिशन में शामिल किया जा रहा है और अगर तीनों प्रिजनर्स कुछ भी करते हैं तो मिस्टर कैंग टसाई उनको संभाल लेगा। कैंग खुद को इंट्रोड्यूस कराता है और कहता है कि वो इन प्रिजनर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा और डंजन को लीड करने के लिए जिनवू सॉन्ग से पूछता है कि उनके कैप्टन का नाम क्या है। सॉन्ग जिनवू से कहता है कि क्या वो कैप्टन बन सकता है बावजूद इसके कि लास्ट रेड में क्या हुआ था, और वो किंग और कैंग से भी परमिशन लेता है। और इधर कैंग जिनवू को देखता है और उसे समझने की कोशिश करता है और सॉन्ग अब कहता है कि वो इनका कैप्टन है और डंजन को लीड करेगा और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। यू हैव बीन हाइडिंग योर स्किल्स। अभी पिछला एपिसोड कंटिन्यू होते हुए सभी डंजन में मॉन्स्टर्स को डिफीट करना शुरू कर देते हैं, जहाँ सॉन्ग और जूही जिनवू को प्रेस करते हैं कि वो पहले के मुकाबले काफी स्ट्रॉन्ग हो चुका है। कैंग ताइसेक अब सबको आगे चलते रहने को बोलता है और रास्ता आगे 3 भागों में बंट जाता है, जिस पर कैंग ताइसेक 3 हिस्सों में बंटने को बोलता है। जिनवू समझने की कोशिश करता है कि बॉस लेफ्ट वाले पाथ में होगा, तो वो जूही और सॉन्ग लेफ्ट चले जाते हैं और किम, कैंग जोंगू मिडिल रास्ते पर और कैंग ताइसेक और तीनों प्रिजनर्स राइट रास्ते पर चले जाते हैं। अभी किम और कैंग जोंगू मॉन्स्टर्स को डिफीट कर रहे होते हैं। किम डबल डंजन वाले दिन को याद करते हुए कहता है कि कैसे वो अपने एक साथी को वहां मरता छोड़ भाग गए थे और अगर उन्हें डर बने रहना है तो जो हुआ उन्हें वो फेस करना होगा। जिस पर कैंग जोंगू पूछता है कि क्या जिनवू उन्हें माफ करेगा। किम कहता है कि वो फिर भी जिनवू से माफी मांगेगा
डंजन की एक तरफ प्रिजनर्स आसानी से मॉन्स्टर्स को डिफीट कर रहे होते हैं, जिसे वो काफी इजी टास्क बताते हैं। कैंग ताइस पर प्रिजनर्स से पूछता है कि क्या होता अगर ये ह्यूमंस होते, क्या वो तब भी इतनी आसानी से इन्हें मारते। जिस पर प्रिजनर्स अपनी हामी भरते हैं और हमें पता चलता है कि पिछले एपिसोड में एक आदमी जिस आदमी को किसी को मारने को कहता है वो कोई और नहीं कैंग ताइसेग होता है। आदमी कैंग को बताता है कि 3 प्रिजनर्स ने मेरी बेटी को असोल्ट किया, जिसकी वजह से उसकी बेटी ने सुसाइड कर लिया और इसके बाद उसकी वाइफ भी हॉस्पिटलाइज्ड हो गई और इसके बाद भी वो हंटर्स कुछ सालों में छूट जाएंगे। वो आदमी कैंग को 3 बिलियन वोन यानी 2.4 मिलियन यूएसडी ऑफर करता है उन तीनों प्रिजनर्स को मारने के लिए। अभी डंजन में कैंग ताइसेग दोनों प्रिजनर्स को मार चुका होता है और थर्ड को मारने वाला होता है। तभी वहाँ कैंग जोंगू और किम कैंग को ये करता देख लेते हैं। प्रिजनर दोनों से हेल्प मांगता है, लेकिन तब तक कैंग उसको भी मार चुका होता है। ताइसेग सोचता है कि किम और कैंग के यहाँ होने का मतलब लेफ्ट वाला रास्ता ही बॉस तक पहुंचता है। अभी जिनवू उम्मीद करता है कि बस कैंग को जिनवू याद ना रहे, क्योंकि एपिसोड 3 में वो के साथ कैंग ताइसेग भी हॉस्पिटल में जिनवू से मिलने आता है। जिनवू चिल्लाने की आवाज सुनता है और वो लोकेशन पर पहुंचता है और तीनों प्रिजनर्स को मरा देखता है और सोंग की नजर कैंग जोंगू पर पड़ती है, लेकिन तब तक कैंग जोंगू मर चुका होता है। लेकिन किम अभी भी जिंदा होता है। जिनवू तुरंत जूही को किम को हील करने को कहता है। जूही किम को ठीक करने की कोशिश करती है, लेकिन किम कहता है इसका कोई फायदा नहीं। जिनवू किम को याद दिलाता है कि उसकी एक फैमिली, लेकिन किम अब हार चुका होता है और वो आखिरी बार जिनवू से डबल डंजन इंसिडेंट के लिए माफी मांगता है और यहाँ किम का आखिरी पल होता है। इतने में कैंग ताइसेग जूही पर हमला कर देता है, लेकिन जिनवू उसे रोक लेता है। किंग जिनवू को फास्ट बताता है और कहता है कि उसका इरादा पहले हीलर को खत्म करने का था और अपना प्लान बताते हुए कहता है कि प्रिजनर्स ने भागने की कोशिश करी और उन्होंने सब हंटर्स को मार दिया। तब तक कैंग बॉस से इंगेज था और जब कैंग ने बॉस को डिफीट किया उसने प्रिजनर्स को मार दिया, क्योंकि कैंग को भी मारना चाहते थे और इन द एंड कैंग ही सोल सर्वाइवर रहा डंजन के अंदर। अभी सोंग जूही को सोंग पर फिजिकल स्ट्रेंथ अप्लाई करने को कहता है और किम से लड़ने को तैयार हो जाता है। सोंग कैंग से लड़ते वक्त उसे 2 हिस्सों में काट देता है। कैंग खुद को बचा लेता है। अभी कैंग सोंग पर वार करता है, लेकिन जूही तुरंत सोंग को हील कर देती है। कैंग समझ जाता है कि उसे पहले जूही से डील करना होगा। जिनवू भी इधर समझता है कि अगर सोंग थोड़ा और फास्ट होता तो वो कैंग को 2 हिस्सों में काट चुका होता। कैंग जूही को मारने बढ़ता है, लेकिन सोंग कैंग पर वार कर देता है। कैंग जिससे बचता है और इस बार वो सोंग पर अनगिनत वार करता है और उसे जख्मी कर देता है। जूही भी अभी सोंग को ठीक नहीं कर पाती है। कैंग जिस पर जूही को यूजलेस बताता है और सोंग को मारने भरता है, लेकिन एक बार फिर सोंग एक ब्लास्ट करता है, लेकिन कैंग इससे भी बच जाता है। कैंग एक बार फिर सोंग को मारने बढ़ता है, लेकिन इस बार जिनवू कैंग को रोक लेता है। कैंग जिस पर पूछता है कि जिनवू कौन है, अपना परिचय कराता है, खुद को एज अ ई रैंक हंटर इंट्रोड्यूस कराता है। एक ई रैंक हंटर का कैंग से लड़ना कैंग को अभी मजाक लगता है, लेकिन जिनवू की स्किल देख कैंग समझता है कि जिनवू एक फॉल्स रैंक हंटर तो नहीं, लेकिन उसका ग्रुप उसके साथ है, तो इसका मतलब यही है कि जिनवू फॉल्स रैंक हंटर नहीं बल्कि जिनवू को सेकंड अवेकनिंग हुई है। सोंग जिस पर समझ जाता है कि यह पक्का डबल डंजन इंसिडेंट के बाद हुआ है। सोंग की बात सुन कैंग को भी अब हॉस्पिटल का सीन याद आता है और वो समझ जाता है कि जिनवू ही वो लड़का है जिससे वो और वू हॉस्पिटल में मिलने आए थे। जिनवू काफी बदल गया है, लेकिन फिर भी वो कैंग से नहीं जीत सकता। वो कैंग से सवाल करता है कि उसने ऐसा क्यों किया। कैंग बताता है कि उन तीनों प्रिजनर्स ने जो क्राइम किया उनका उन्हें अफसोस नहीं था, तो बस। लेकिन जिनवू कैंग से प्रिजनर्स नहीं बल्कि कैंग जोंगू और किम के बारे में पूछता है। अगर किम और कैंग ने सब कुछ देख लिया था और इसी वजह से कैंग ताइसेग को उनको मारना होता, तो वो उन्हें टॉर्चर नहीं करता। और हमें यहाँ पता चलता है कि कैंग को इंसानों को मारने में मजा आता है, बावजूद बी रैंक हंटर होने के। उसे गिल्ड के ऑफर भी मिले हैं, लेकिन वो फिर भी हैं ताकि वो इंसानों को अपने आनंद के लिए मार सके। जिनवू और कैंग अब लड़ना शुरू कर देते हैं। जिनवू का लोग जिनवू को बताता है कैंग को एक एनीमे मारना चाहता है और जिनवू को उसे मारना पड़ेगा। जिनवू कैंग का शुक्रिया करता है कि अब वो उसे मार सकेगा। कैंग को कुछ समझ नहीं आता है कि जिनवू क्या कह रहा है, लेकिन जिनवू कैंग के चेहरे पर अपने डैगर से वार कर देता है। अभी कैंग अपनी स्पेशल स्किल यूज करता है और खुद को छुपा लेता है और बताता है ये स्टेल्थ स्किल है जिससे वो अपनी आवाज अपनी स्मेल छुपा सकता है। और वो जिनवू की लेग पर वार कर देता है और जिनवू को गिरा देता है। लेकिन जिनवू खुद को पल भर में हील कर लेता है और कहता है कि उसे कैंग जैसे के लिए खुद को गुस्सा दिलाने की जरूरत नहीं, जिस पर कैंग समझ जाता है कि जिनवू ने इससे पहले भी इंसानों को मारा है। सोंग जिस पर समझता है कि जिनवू ने शॉर्ट टाइम में काफी कुछ देख लिया है। कैंग जिनवू पर वार करता है, लेकिन इस बार जिनवू कैंग के हर हमले को समझ लेता है
और अपनी मर्डर इंटेंट स्किल यूज करता है, जिससे कैंग एक जगह पर ठहर जाता है और जिन्वू अपना डैगर कैंग के चेस्ट में भोंक देता है। कैंग जिन्वू से कहता है कि वो दोनों एक किलिंग मशीन है, लेकिन कैंग अब मर रहा है क्योंकि वो हार गया। लेकिन जिन्वू क्या है, उसके पास असैसिन स्किल, हीलिंग स्किल सब है। जिन्वू कहता है कि उसे खुद को जानने की अभी काफी जरूरत है, लेकिन फिर भी वो जितनी बैटल करता है उतना वो स्ट्रांग बनता है। कैंग अब हंसता है और कहता है कि जिन्वू को ई रैंक बने रहने की जरूरत नहीं है। वो जिन्वू को एक एडवाइस देता है कि जिन्वू की शैडो एक ऐसी जगह पहुंच गई है जो बहुत गहरी है, और जिन्वू भी समय के साथ उतना ही ताकतवर बनता जाएगा जितनी वो डार्क प्लेस है। लेकिन जिन्वू अगर उस प्लेस को देखता है और उसको घूरता है तो जिन्वू को भी वो डार्क जगह घूरेगी, और यहाँ कैंग मर जाता है। जिन्वू को अब एक न्यू स्किल मिलती है और वो समझ जाता है कि कैंग राइट था। जितना जिन्वू स्ट्रांग होता जा रहा है उतना ही वो कुछ खोता जा रहा है, और वो सोंग और जूही को बाहर वेट करने को कहता है और बॉस को डिफीट करने के लिए चला जाता है। अभी डंजन ओवर हो जाता है और वो इंसिडेंट पर पहुंचता है, और उसे यकीन नहीं होता कि अभी तक कैंग ताई से सीक्रेटली किलिंग कर रहा था। वो सोंग, जूही और जिन्वू से कैंग के किए पर माफी मांगता है और वो सवाल करता है कि कैंग को किसने मारा। जिन्वू सोचता है कि अब उसका सीक्रेट यहाँ सबको पता चल जाएगा और उसे यू से डील कैंसिल करनी पड़ेगी। लेकिन सोंग वो को कहता है कि उसने कैंग को मारा है अपनी पार्टनर हीलर की हेल्प से। वो को इस पर यकीन नहीं होता है कि सी रैंक हंटर कैंग को मार सकता है, लेकिन फिर भी वो सोंग को रिटर्न पेपर के लिए बुला लेता है। सोंग जिन्वू से अभी माफी मांगता है कि वो खुद से आगे बढ़ा, लेकिन यही उसका तरीका है। अभी इंसिडेंट के 3 घंटे बाद वो आदमी जिसने कैंग को ऑफर दिया था तीनों प्रिजनर्स को मारने का, वो भी अपना गुनाह कबूल कर लेते हैं। और इन दी एंड में जूही जिन्वू को एक स्टोन दिखाती है और कहती है कि क्या तुम्हें याद है, और यही हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। अब पिकनिक। पिछला एपिसोड कंटिन्यू होते हुए जूही जिन्वू से कन्फेस करती है कि वो एज अ हंटर सुटेड नहीं है और अब वो रिटायर हो रही है। जिन्वू को ई रैंक असैसिन स्टोन भी वो वापस करती है, जो कि जिन्वू ने जूही को एपिसोड 2 में दिया था, और जूही होप करती है कि अगर वो वापस मिलते हैं तो वो पार्टी करेंगे। और हमें पता चलता है कि वो जिन्वू को आगाह करता है कि होंग डोंगसू जिन्वू और जिन्वू के पीछे पड़ा है उनको मारने के लिए, क्योंकि उसे सिर्फ इतना फर्क पड़ता है कि उसका भाई होंग डोंगसुक मारा गया और जिन्वू और जिन्हू सरवाइव कर सके। और वो जिन्वू को सजेस्ट करता है कि वो अपनी फैमिली के साथ टाउन लीव कर ले, और साथ में वो को यकीन नहीं होता है कि ई रैंक हंटर कैंग तैसिक को डिफीट कर सकता है। बट फिर भी वो ने ऑलरेडी जिन्वू को एग्जामिन कर रखा है उसकी रीअवेकनिंग के लिए, और अब होंग एक और रीजन होता है जिन्वू के लिए उसके स्ट्रॉन्ग बनने का। अभी जिन्वू सी रैंक डंजन के बाहर अपनी यूनिक लोअर स्ट्राइक टीम से मिलता है, जहां जिन्वू 6 हंटर्स को लेकर आता है। जिन्वू देखता है कि ये इंजर्ड, इनएक्सपीरियंस्ड, अल्कोहलिक जैसे लोग हैं, बट खैर इन सबको सिर्फ बाहर रुकने के 3 बिलियन वोन यानी $2,430 मिलने वाले होते हैं। जहाँ जिन्वू एक माइनर गर्ल हान सोंगी को भी देखता है, जो कि जिन्वू की बहन की सहेली होती है, जिससे जिन्वू फिलहाल बेखबर होता है। और जिन्वू जहाँ 6 मेंबर्स को बोलता है कि अगर वो इन डंजन रेड के बारे में किसी को बताते हैं तो उन्हें 3 मिलियन का 10 गुना देना पड़ेगा। और रेड में जाने से पहले जिन्वू से उसका हाई रैंक आर्मर उतारने को कहता है, जो कि काफी भारी होता है। अभी जिन्वू और जिन्हू डंजन खत्म कर वापस आ जाते हैं। अभी कंटिन्यूसली जिन्वू डंजन रेड में स्नेक्स, स्कॉर्पियन और वोल्वरिन को डिफीट करता है और वो लेवल 40 तक पहुंच जाता है। जिन्वू अपनी न्यू एबिलिटी एडवांस डैगर विल्डिंग को भी यूज करता है। अभी जिन्वू डीमन कासल जाने की सोचता है, लेकिन अभी भी जिन्वू बी रैंक के आसपास ही होता है और वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है कि वो कासल तक जा सके। जिन्वू का सिस्टम उसे अब इन्फॉर्म करता है कि जिन्वू जॉब चेंज क्वेस्ट के लिए तैयार हो चुका है। एट दी व्हाइट टाइगर गिल्ड हेडक्वार्टर मैनेजर हैन सांगमिन को पता चलता है कि जिन्वू 150 मिलियन वोन स्पेंड कर चुका है सी रैंक डंजन गेट्स राइड के लिए। और एहन को ये भी पता चलता है कि जिन्वू 3 डंजन से बच चुका है, डबल डंजन, होंग डोंगसुक और कैंग तैसिक अटैक से। आहन का ध्यान जिन्वू की तरफ आकर्षित होता है और आहन खुद फर्दर मोर सी रैंक डंजन गेट्स को इन्वेस्टिगेट करने का फैसला करता है। आहन और उसका साथी कीचुल सी रैंक डंजन लोकेशन पर पहुंचते हैं, जहां वो 6 हंटर्स को बैठा देखते हैं, जो कि एक पिकनिक की तरह लग रहा होता है। हान सोंग ई आहन को इन्फॉर्म करती है कि ये एरिया रिस्ट्रिक्टेड है, और आहन को पता चलता है कि ये लड़की नहीं बल्कि एक हंटर है। और उसे पता चलता है कि जिन्वू सोलो ही डंजन टैकल कर रहा है, जो कि बड़ी फाइंड होती है। और आहन अब यहाँ से जाने का फैसला करता है। अभी जिन्वू गेट के बाहर आ जाता है और जिन्वू को 2 दिन के लिए गेट्स को डिले करने को कहता है, ताकि वो जॉब क्वेस्ट पर काम कर सके। अभी एल्सवेयर गिल्ड मास्टर चोई एक सपने में, जहाँ कुछ हंटर्स जल रहे होते हैं और चोई अपनी आंखों के सामने बेबस होता ये सब देख रहा होता है, और चोई सपने से जागता है। और अब फाइनली टाइम आ चुका होता है जेजू आइलैंड पर जाने का। दिन के आखिर में जिन्वू की मुलाकात आहन और उसके साथी कीचुल से होती है,
जो कि जिन्वू को एज अ व्हाइट टाइगर गिल्ड ज्वाइन करने का ऑफर देते हैं, और अगर जिन्वू की कोई डिमांड है तो वो उसके बारे में भी बात कर सकते हैं, और वो जिन्वू को यूजिन कंस्ट्रक्शन से डबल पैसा ऑफर करते हैं। जिन्वू आहान से व्हाइट टाइगर गिल्ड की वैल्यू पूछता है, जिस पर आहान 50 बिलियन बताता है, लेकिन जिन्वू को यूजिन कंस्ट्रक्शन 30 बिलियन ऑफर कर रहा होता है, और व्हाइट टाइगर गिल्ड की टोटल वैल्यू ही 50 होती है, जो कि 30 की डबल भी नहीं है। 30 बिलियन सुन आहान शॉक हो जाता है और 60 बिलियन जिन्वू को ऑफर करता है, बट इसके लिए जिन्वू से वो थोड़ा टाइम मांगता है ताकि वो अपने सुपीरियर से बात कर सके, लेकिन जिन्वू यह कन्वर्सेशन खत्म करता है। जिन्वू अब जाते वक्त आहान के शोल्डर पर हाथ रखता है और आहान से ताक झाक के बारे में पूछता है। इतने में आहान मुड़कर देखता है, लेकिन तब तक जिन्वू गायब हो चुका होता है और आहान के फेस पर एक कट लग चुका होता है। आहान समझ जाता है कि ये स्टेल्थ स्किल है, मतलब जिन्वू काफी वैल्यूबल है। आहान माफी मांगता है कि वो सिर्फ सी रैंक गेट्स की वजह से जिन्वू तक पहुंचा, क्योंकि सी रैंक डंजन काफी तेजी से सेल हो रहे थे। जिन्वू अब रीअपेयर होता है और सी रैंक गेट्स के लिए माफी मांगता है और आहान को 300 बिलियन ईच 3 गेट्स देने का फैसला करता है। आहान को ये डील काफी बड़ी लगती है, लेकिन माना क्रिस्टल इन सब पैसों को वसूल कर सकता है। अब बातचीत के बाद 600 मिलियन में 3 गेट्स के लिए जिन्वू राजी हो जाता है। जिन्वू आहान को आंखें बंद करने और मुंह खोलने को कहता है। जिन्वू उसके मुंह में हेल्थ पोशन डाल देता है, जिससे आहान का कट गायब हो जाता है, और वो आहान को अपनी बातों को सीक्रेट रखने को कहता है। नेक्स्ट डे आहान को पता चलता है कि मार्केट में अभी भी सी रैंक गेट्स मौजूद हैं, वो भी 70 मिलियन चीपेस्ट कॉस्ट पर। तभी आहान को एक मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि जिन्वू भूल गया था कि आहान उसकी जासूसी भी कर रहा था, जिस पर आहान समझ जाता है कि ये उसके लिए एक सबक था। अभी जिन्वू कहीं दूर अपनी कार में कहीं जाते हुए जॉब चेंज क्वेस्ट आजमाने का फैसला करता है, और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। वो डिफेंस एंड एम्प्टी थ्रोन एपिसोड की शुरुआत होती है जब जिन्वू चीजों को समझता है कि अभी तक जिन डंजन में वो गया है या तो वो पेनल्टी थे या फिर इमरजेंसी, बट इस बार जिन्वू के पास ऑप्शन होता है, बट फिर भी वो जॉब चेंज क्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है और डंजन में एंट्री ले लेता है। और हम देखते हैं डीप इनसाइड में एक नाइट को भी खड़े हुए। अभी एक एलिगेंट डाइनिंग रूम में यू अपने डैड के साथ बैठा होता है, और कुछ पल बाद वहाँ यू का बड़ा भाई यू जिनसुंग आ जाता है। बैक टू दी डंजन। ये डंजन जिन्वू के लिए बाकी डंजन से अलग प्रतीत होता है, और जिन्वू देखता है कि जॉब चेंज क्वेस्ट कंप्लीट होने तक जिन्वू फुल रिकवरी और पोशन इस्तेमाल नहीं कर सकता। अभी जिन्वू के सामने आर्मर टाइप बीस्ट अपेयर होते हैं। जिन्वू अपना डैगर निकालता है और बीस्ट पर वार कर देता है, लेकिन इसका उन पर कोई असर नहीं होता है। जिन्वू अब एम्प्टी हैंडेड लड़ने का फैसला करता है और बीस्ट को 2 भागों में बांट देता है, लेकिन अभी जिन्वू के सामने और भी बीस्ट आने लगते हैं। अभी कहानी की इस तरफ एक टेंस फैमिली डिनर, जहां जिनसुंग बताता है कि अभी तक वो चाय हेन और मिन ब्यूंग के मना करने के बाद मिडल ईस्टर्न और यूरोपियन हंटर्स को गिल्ड में शामिल करने की योजना बना रहा है, अगर जिनसुंग उनकी मांगों को पूरी करे तो। सेम केस होंग डोंगसू के साथ भी है, और जिनसुंग यू को आगाह करता है कि उसे कोई दिक्कत नहीं है कि यू क्या कर रहा है, तब तक जब तक यू जिनसुंग के रास्ते में ना आए, जिस पर यू सोचता है कि उसके भाई को जिन्वू के बारे में नहीं पता है, वरना अब तक वो यू के साथ शामिल हो चुका हो। अभी डंजन में जिन्वू देखता है कि लाइट मैजिक, स्टेल्थ स्किल, आर्मर, ये सारी चीजें जिन्वू के पास डंजन बैटल की जिन्वू को याद दिलाती हैं। जिन्वू देखता है कि हर बीस्ट की कमजोरी अलग अलग है, जहां आर्मर नाइट्स को स्ट्रेंथ से, असैसिन को परसेप्शन से और आर्चर्स को एजिलिटी से हराया जा सकता है। अभी इस तरफ चोई अपनी साथियों को बोलता है कि टाइम आ गया है, और हम देखते हैं कि वो जेजू आइलैंड के लिए रवाना हो चुके हैं। मीनवाइल डंजन में जिन्वू अब तक सबको हरा चुका होता है, और जिन्वू को रिवॉर्ड में एक हाई रैंक चेस्ट पेट्रोल मिलता है, जिससे जिन्वू यूज करता है और देखता है कि इनविजिबल आर्मर जिन्वू की बॉडी पर कवर हो चुका है। जिन्वू आगे बढ़ता है और नेक्स्ट स्टेज तक पहुंचता है, जहां वो वही सेम एनर्जी फील करता है जो उसे डबल डंजन के वक्त महसूस हो रही थी। अभी ये सब एनर्जी उसके सामने खड़े नाइट कमांडर आइग्रिस से आ रही होती है। आइग्रिस जिन्वू पर वार करना शुरू कर देता है, जिससे जिन्वू बच तो जाता है, लेकिन वो देखता है कि ये आइग्रिस जिन्वू की इमेजिनेशन से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग, जिस पर जिन्वू एक बार फिर एम्प्टी हैंडेड लड़ने का फैसला करता है, और आइग्रिस भी जवाब में अपने हथियार गिरा देता है। मीनवाइल हंटर एसोसिएशन में जहां गो को चोई का कॉल आता है, और वो उसे शुक्रिया करता है कि उसने अप्रूवल दिया जेजू आइलैंड मिशन पर जाने के लिए, जिस पर गो कहता है कि ये सब चोई की वजह से ही हुआ है, क्योंकि चोई ने इस चीज को पब्लिक के सामने रखा, जिससे पब्लिक का टेंशन इधर बढ़ता रहा, और वो चोई को बी केयरफुल रहने को कहता है। डंजन में इधर आइग्रिस जिन्वू की बेरहमी से पिटाई कर रहा होता है। जिन्वू खुद से कहता है कि अच्छा है उसने आर्मर इक्विपाइड कर लिया। जिन्वू ये चीज जानता है कि आइग्रिस टू स्ट्रॉन्ग है, इसलिए वो अपनी डैश स्किल एक्टिव करता है और अपनी स्पीड बूस्ट कर लेता है, और आइग्रिस पर हमला फिर से शुरू कर देता है। लेकिन आइग्रिस तक पहुंचना जिन्वू के लिए अब भी मुश्किल साबित हो रहा होता है। आइग्रिस जिन्वू को इधर उधर पटकना शुरू कर देता है, लेकिन जिन्वू जवाबी हमला जारी रखता है, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता। आइग्रिस जिन्वू को अभी दूर फेंक देता है, जिससे जिन्वू कासल के थ्रोन पर जाकर बैठ जाता है। आइग्रिस जिन्वू की तरफ बढ़ता है और अपनी स्वॉर्ड से जिन्वू को मारने का फैसला करता है, लेकिन जिन्वू आइग्रिस की स्वॉर्ड को अपने हाथ से पकड़ लेता है और कहता है कि अभी सब खत्म नहीं हुआ है,
और जिन्वू अपने डैगर से आइग्रिस की आंख पर वार कर देता है और चिल्लाते हुए आइग्रिस को दूर धकेलता जाता है और आखिरकार जिन्वू कामयाब हो जाता है आइग्रिस को मारने में। और जिन्वू का लोग जिन्वू को नोटिफाई करता है कि एनिमी इज डिफीटेड। जिन्वू अपनी जीत को सिर्फ एक चांस बताता है और जिन्वू को अभी 4 रिवॉर्ड मिलते हैं, जिसमें आइग्रिस एस रैंक हेलमेट, कॉइन्स, रूलर हैंड स्किल और एक टेलीपोर्टेशन स्टोन होता है। जिन्वू देखता है कि सडनली उसके सामने काफी सारे होल्स ओपन हो चुके होते हैं। जिन्वू सिस्टम उसे बताता है कि अब उसे सरवाइव करना होगा एज लॉन्ग एज पॉसिबल। जिन्वू देखता है कि अगर ये बीस्ट आइग्रिस जितने स्ट्रॉन्ग हुए तो जिन्वू कुछ ही पलों में यहाँ खत्म हो जाएगा। मीनवाइल चोई अपने साथियों के साथ जेजू आइलैंड के लिए रवाना हो जाता है। जिन्वू डंजन में लड़ना कंटिन्यू रखता है, लेकिन एनिमीज का आना रुकता ही नहीं। जिन्वू अपनी स्टेल्थ स्किल यूज करता है, लेकिन बीस्ट उसको देख लेते हैं। जिन्वू अपनी एक और डैश स्किल यूज करता है और बीस्ट को खत्म करने लगता है। जिन्वू एक चीज समझ जाता है कि यहाँ लड़ना अब रिस्की है और उसे 5 मिनट और सरवाइव करना होगा, लेकिन 5 मिनट अब बहुत ज्यादा रिस्की है। इसलिए जिन्वू अपना टेलीपोर्टेशन स्टोन यूज करने का फैसला करता है, लेकिन तभी एक बीस्ट जिन्वू के हाथ पर वार करता है, जिससे जिन्वू का टेलीपोर्टेशन स्टोन दूर जाकर गिर जाता है और यही एपिसोड खत्म हो जाता है। अराइव। अभी पिछले एपिसोड कंटिन्यू होते हुए डंजन में सिचुएशन काफी डेंजरस हो चुकी होती है। ना ही जिन्वू अपनी डैश स्किल यूज कर सकता है, ना ही टेलीपोर्टेशन स्टोन, बट फिर भी जिन्वू बिना गिव अप करे फाइट कंटिन्यू रखता है। लेकिन अभी जिन्वू को कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। जब भी उसके पास डंजन के एक्सपीरियंस में लोग उसको वीकेस्ट हंटर जॉब को क्विट करने को कहते थे। जिन्वू एक और आवाज सुनता है कि जिन्वू शुरुआत से ही ई रैंक हंटर है, बट फिर भी जिन्वू काफी दूर आ चुका है। जिन्वू देखता है कि ये उसी की एक शैडो है, जैसा पहले जिन्वू रियल में हुआ करता था। एल्सवेयर चेयरमैन वो को बताता है कि वो लास्ट रेड में नहीं जा सका क्योंकि वो रेड के लिए फिट नहीं था। वो आगे कहता है कि जेजू आइलैंड की रेड पर उन्होंने अपने काफी लोगों को खो दिया, जो बच पाए उन पर निशान छूट चुके हैं, और अगर हंटर्स अभी भी इससे ओवरकम नहीं हो पाते हैं तो ये बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन साबित होगा उनके फ्यूचर के लिए। डंजन की इस तरफ जिन्वू की शैडो जिन्वू का मजाक उड़ाती है, ये कहते हुए कि उसे यकीन नहीं हो रहा जिन्वू इतना बदल गया है, इतना टोलर है, स्ट्रॉन्ग है, बट फिर भी वो ई रैंक हंटर ही है। इतने में एक मैजिक विश जिन्वू को दूर फेंक देता है और जिन्वू के सिर पर वार कर देता है, जिससे जिन्वू के सिर से काफी खून बहने लगता है और जिन्वू की आंखें भी अब धुंधली होने लगती हैं। जिन्वू की शैडो उसे कहती है कि जिन्वू का सिस्टम जिन्वू के लिए एक लक है। जिन्वू का सिस्टम नहीं चाहता कि वो मरे। इतने में जिन्वू देखता है कि उस पर पेनल्टी लग चुकी है। वो पेनल्टी जोन एक डेजर्ट में खुद को पाता है। अब जिन्वू यहाँ अपनी फैटिक को ठीक कर सकता है, बट जिन्वू के हिट्स पॉइंट काफी लो होते हैं, तो या तो जिन्वू को वेट करना होगा हील होने के लिए या फिर लेवल अप करना होगा। जिन्वू सोचता है कि मैजिक बीस्ट से बचना किसी लक से कम नहीं था। सिस्टम नहीं चाहता कि जिन्वू मरे, इसलिए सिस्टम ने जिन्वू को पेनल्टी जोन में यहाँ भेज दिया। इतने में एक जायंट डेजर्ट सेंटीपीड अपीयर हो जाता है। जिन्वू स्माइल करता है और लड़ना शुरू कर देता है और चिल्लाता है कि ये पेन अब उसे मैटर नहीं करता जब तक सिस्टम जिन्वू को स्ट्रॉन्ग बना रहा है। मीनवाइल जिन्वू की बहन घर में देखती है कि जिन्वू अभी तक वापस नहीं आया और वो होप करती है कि जिन्वू सुबह की पेरेंट्स मीटिंग तक पहुंच जाए। पेनल्टी जोन में जिन्वू सेंटीपीड्स को डिफीट कर देता है और जिन्वू शॉप से नाइट किलर परचेज करता है, जो कि 25% डैमेज देगा मैजिक बीस्ट को, जो कि वैल्यूएबल होता है। जिन्वू अभी यूलिप्स हैंड को भी यूज करता है, लेकिन वो देखता है कि वो चीजों को मैनिपुलेट कर सकता है और वो मरे हुए सेंटीपीड को हिलाने की कोशिश करता है, पर जिन्वू देखता है कि शायद ये सेंटीपीड पे काम ना करे। जिन्वू तैयार हो जाता है वापस डंजन में जाने के लिए और वो डंजन में पहुंच जाता है। मीनवाइल चोइड अपने साथियों के साथ एयर स्पेस में बैठा होता है जेजू आइलैंड जाने के लिए, और पायलट बताता है कि पानी के नीचे से मानव डिटेक्ट किए जा रहे हैं, जो कि एक बड़ा सरप्राइज होता है सबके लिए। डंजन में जिन्वू नाइट किलर से एनिमीज को मारना जारी रखता है और ये नाइट किलर काफी वर्दी होता है। फर्क नहीं पड़ता कि ये वर्दी है, मैजिक बीस्ट बस आते ही जा रहे हैं। जिन्वू देखता है कि यहाँ मेज टाइप मैजिक बीस्ट भी हैं, जो कि सिर्फ एक जगह खड़े ही हुए हैं। जिन्वू समझ जाता है कि यही हैं जो होल्स को और इन आर्मर बीट्स को ऑपरेट कर रहे हैं, और अगर ये खत्म तो मतलब सब खत्म। जिन्वू अब अपना निशाना मेज टाइप बीस्ट पर साधता है और उनको मारता है, और अब 3 मेज बीस्ट बाकी होते हैं। तभी सडनली एक गोलेम भी वहां अपेयर हो जाता है। जिन्वू गोलेम से बचते बचाते तीनों मेज बीस्ट को भी खत्म कर देता है और गोलेम को भी आखिरकार मार देता है। जिन्वू अब लंबी सांस लेता है और जिन्वू का सिस्टम जिन्वू को नोटिफाई करता है कि जॉब चेंज क्वेस्ट इज कम्प्लीटेड। सिस्टम जिन्वू को डिटरमाइन करता है कि जिन्वू अब एडवांस क्लास में स्विच कर सकता है और जिन्वू की नेक्स्ट जॉब है नेक्रोमैंसर, जिस पर जिन्वू सिस्टम को मना कर देता है क्योंकि नेक्रोमैंसर यानी वो जो मॉन्स्टर्स को समन कर सकते हैं। बट जिन्वू एक एसेसन बिल्ड है जिसकी मेन स्ट्रेंथ ही कॉम्बैट में लड़ना है, और अगर वो एक नेक्रोमैंसर बनता है तो अब तक उसकी मेहनत सब बेकार हो जाएगी। इसलिए जिन्वू नेक्रोमैंसर बनने से इन सिस्टम को मना कर देता है, बट डिक्लाइन करने के बाद भी सिस्टम जिन्वू से फिर एक्सेप्ट करने के लिए पूछता है। जिन्वू अब थोड़ा सोचता है कि अगर वो नेक्रोमैंसर बनता है मतलब मॉन्स्टर्स को मतलब शैडो आर्मी को समन कर सकता है, सेम वैसे ही जैसे मैजिक बीस्ट कर रहे थे,
क्योंकि मैजिक बीस्ट खुद स्ट्रॉन्ग नहीं थे तो वो खुद फाइट नहीं कर सकते थे, बट जिन्वू स्ट्रॉन्ग है। अगर वो लेवल अप करता है तो उसकी स्किल्स भी लेवल अप करेंगी, यानी कि जिन्वू की शैडो आर्मी भी लेवल अप करेगी। इसके बाद जिन्वू सोलो लेवलिंग नहीं करेगा और जिन्वू यस कर देता है। अभी जिन्वू के आसपास शैडो जिन्वू को कवर करने लगती है और जिन्वू को काफी बोनस पॉइंट भी मिलते हैं। जिन्वू अब नेक्रोमैंसर से एक और क्लास में स्विच हो जाता है जो कि होता है शैडो मोनार्च। जिन्वू को आर्मर बीस्ट से पेन मॉर्निंग की आवाज सुनाई देने लगती है और जिन्वू का सिस्टम जिन्वू को एक कमांड सेट करने को बोलता है, जहां जिन्वू एक कमांड सेट करता है जिसका नाम होता है अराइज, जिससे सारे आर्मर बीस्ट जाग जाते हैं एज अ शैडो। जिन्वू को यूनिक स्किल मिलती है जो कि होती है शैडो एक्सट्रैक्शन और शैडो स्टोरेज, जहां जिन्वू देखता है कि ये मेज, ये आर्मर सब अलग अलग रैंक से आते हैं। मतलब कि जिन्वू एग्रिस को भी अपने कंट्रोल में कर सकता है। जिन्वू एग्रिस को अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश करता है और अराइज कमांड बोलता है, लेकिन जिन्वू फेल हो जाता है। अब जिन्वू के पास सिर्फ 2 ही ट्राई बचे होते हैं। जिन्वू एक बार फिर अराइज कमांड बोलता है, बट फिर से वो फेल हो जाता है। जिन्वू अब एक बार फिर लास्ट बार ट्राई करने का फैसला करता है, बट इस बार वो एग्रिस से कहता है कि एग्रिस पूरी जिंदगी यहीं पड़े रहना नहीं चाहेगा उस थ्रोन की रक्षा के लिए, वो भी उस किंग के इंतजार में जिसका एग्रिस को पता भी नहीं है कि वो आएगा या नहीं आएगा। जिन्वू एग्रिस को एक वॉरियर कहते हुए कहता है कि एग्रिस को ट्रू किंग की जरूरत है और एग्रिस को खुद को सर्व करने को कहता है और एक लास्ट बार अराइज कमांड एक्टिव करता है। मीनवाइल गो वू को बताता है कि हंटर्स खुद को मजबूत करने के लिए खुद को ट्रेन करते हैं और हर पल अक्रॉस दी वर्ल्ड न्यू हंटर्स रिवेकिंग होते हैं और अभी भी इस वक्त कोई ऐसा होगा जो फ्यूचर गिल्ड बनने के लिए तैयार हो रहा होगा। और हम इसी चीज को जिन्वू में होते हुए देखते हैं, जहाँ एग्रिस अब जिन्वू को नील करता है और यहाँ जिन्वू की स्माइल के साथ हमारे सीजन 1 के एपिसोड 12 का अंत हो जाता है। और नेक्स्ट सीजन के लिए हम देखते हैं कि जहाँ चोई जेजू आइलैंड पर पहुंच चुका होता है और वो हैरान होता है कि ये एंड्स इवॉल्व हो रही हैं। तुम्हें सोलो लेवलिंग सीरीज कैसी लगी हाइप के अकॉर्डिंग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और बाकी की एनीमे सीरीज को भी ट्राई जरूर देना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और एफर्ट्स अच्छे लगे हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।